हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय फिजिक्स लेक्चर्स। और आज के लेक्चर में हम रेडिएशन की बात करने वाले हैं। हीट ट्रांसफर में थर्मल कंडक्शन हम देख चुके हैं काफी अच्छे से, कन्वेक्शन में थोड़ा बहुत जो भी होता है वो सब हमने देख लिया है, और फाइनली रेडिएशन इज द फाइनल पार्ट ऑफ हीट ट्रांसफर। तो लेट अस हैव अ लुक एट दिस कि रेडिएशन क्या होता है, इनफैक्ट क्या होता है वो तो हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख ही चुके हैं कि अगर मान लो किसी हायर टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट से लोअर टेम्परेचर वाले की तरफ नेट हीट फ्लो होती है, नेट एनर्जी फ्लो होती है, और उसके लिए कोई सी मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, और अगर ये हीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, फोटॉन्स जो भी आप बोलना चाहो उसकी वजह से फ्लो करती है, तो इस तरह के हीट फ्लो को हम बोलते हैं रेडिएशन ऑफ हीट। और अब ये रेडिएशन हीट ट्रांसफर का फंडा क्या होता है, लॉज क्या होते हैं, उसके डिटेल्स में थोड़ा सा अपन जाएंगे। और सबसे पहले तो लेट अस नॉट बी वेरी मैथमेटिकल, सबसे पहले तो थोड़ा सा देखते हैं एटॉमिक लेवल पे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कि रेडिएशन भाई होता कैसे है, क्या प्रोसेस होता है रेडिएशन का। देखो, रेडिएशन का प्रोसेस बड़ा सिंपल सा होता है। यू नो दैट एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, और किसी भी चीज की फंडामेंटल प्रॉपर्टी चाहिए तो आप एटम्स और मॉलिक्यूल्स के लेवल पर जाके देख लो, आपको दिख जाएगा। अब एटम्स और मॉलिक्यूल्स आपको पता है कि ऑसिलेट करते रहते हैं, ऑसिलेशन के दौरान ये कोलाइड भी करते हैं। कोलाइड करने से कई बार होता है कि कुछ एनर्जी, कोलिजन की कुछ एनर्जी कई बार इसके इलेक्ट्रॉन्स को मिल जाती है, कई बार उसके इलेक्ट्रॉन्स को मिल जाएगी। इन अदर वर्ड्स, कोलिजन की एनर्जी लेके कई बार इलेक्ट्रॉन्स हायर ऑर्बिटल में चले जाते हैं, और केमिस्ट्री में भी आपने देखा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि इलेक्ट्रॉन्स हायर ऑर्बिटल में कभी भी खुश नहीं रहते, वो अपने घर में ही वापस खुश होते हैं। तो क्या करते हैं वो फाइनली नहीं, क्विकली इनफैक्ट थोड़ी सी एनर्जी रिलीज करके वो अपने वापस ऑर्बिट में आ जाते हैं। और ये भी केमिस्ट्री में आपने देखा होगा कि ये जो एनर्जी रिलीज होती है, ये एनर्जी आपकी लाइट या फोटोन के फॉर्म में रिलीज होती है, और ये एनर्जी अगर सरफेस के आसपास रिलीज होती है और अप्रोप्रिएट डायरेक्शन में रिलीज होती है तो ये बॉडी से बाहर एस्केप कर सकती है। एंड दिस इज द फंडामेंटल वे इन विच ऑल द रेडिएशन टेक्स प्लेस फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट। जैसे अगर मान लो इस तरह का कोई फोटोन मान लो किसी ऐसे एटम से निकलता है जो एटम बॉडी के अंदर काफी डीप में हो, इस जगह पे लेट अस से, तो वो फोटोन निकलेगा, लेकिन उसके बाद वो बाहर निकलने के पहले कोई ना कोई दूसरा एटम उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन अगर इस तरह का एमिशन सरफेस के आसपास होता है और वो भी सही डायरेक्शन में होता है, तो ये लाइट डेफिनेटली बाहर निकल सकती है। और इस तरह से अगर आप देखोगे तो स्पॉन्टेनियसली अपने आप कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी भी टेम्परेचर के ऊपर होगा तो थोड़ा थोड़ा फोटोन के फॉर्म में एनर्जी लूज करता रहेगा। और कुछ कुछ अगर आप इसको देख रहे हो तो ये कुछ कुछ, मतलब कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कुछ कुछ इवापोरेशन जैसा है कि अगर लिक्विड रख देते हो तो कुछ मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअसली उसके सरफेस से बाहर निकलते रहते हैं। तो कुछ कुछ अगर आप देखोगे तो वैसी चीज, सिमिलैरिटी तो है दोनों के अंदर, बट बाकी ये जो प्रोसेस होता है इसको हम रेडिएशन बोलते हैं। एंड यू कैन इजीली सी कि ऐसा नहीं है कि रेडिएशन खाली तब होता है जब काफी गर्म हो जाती है चीज, तब के लाल हो जाता है कोई ऑब्जेक्ट, तब खाली रेडिएशन होगा। रूम टेम्परेचर पे अगर आप देखो तो रूम टेम्परेचर के ऊपर भी मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी होती है, वो ऑसिलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, कम जोर से ऑसिलेट करेंगे लेकिन कुछ ना कुछ ऑसिलेशन तो हो रहा होता है रूम टेम्परेचर पे भी। इवन अगर आप -100 डिग्री सेल्सियस पे भी देखोगे, -200 डिग्री सेल्सियस के ऊपर देखोगे, तब भी ऑसिलेशन हो रहा होता है। तो पॉइंट ये है कि जब तक मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी रहेगी तब तक वो थोड़ा बहुत ऑसिलेट करेंगे, थोड़ा बहुत उनके बीच में कोलिजन वोलिजन होगा, कुछ ना कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगी, और ये रेडिएशन का प्रोसेस चलता रहेगा। तो सबसे पहली चीज तो ये होती है कि हमें ह्यूमन आइज को ये चीज दिखे या ना दिखे, लेकिन हर चीज हर टेम्परेचर के ऊपर कुछ ना कुछ एनर्जी रेडिएट कर रही होती है, पॉइंट नंबर 1। और हाँ बिल्कुल, अगर मान लो हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हो कि भाई किसी चीज को हम 0 केल्विन पे ही लेके आ गए, तो ऐसा माना जाता है कि 0 केल्विन पे मॉलिक्यूलर मोशन बिल्कुल रुक जाता है, सारी एनर्जी काइंड ऑफ खत्म हो जाती है। वहां पे अगर आप देखो तो कह सकते हो कि कोई रेडिएशन नहीं होगा, बट उसके ऊपर किसी भी टेम्परेचर पे अगर आप देखोगे तो रेडिएशन होगा। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे मॉलिक्यूलर मोशन ज्यादा तेज होगा, रेडिएशन भी ज्यादा तेज होता जाएगा। तो ये तो मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर आप देखोगे तो पिक्चर होती है रेडिएशन की। बाकी रेडिएशन इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि आपके आसपास के ऑब्जेक्ट्स क्या हैं। जैसे अगर मान लो सपोज लेट अस से कि मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है और इसका टेम्परेचर लेट अस से कैपिटल टी है, तो इसके अंदर से जो रेडिएशन निकलेगा वो कैपिटल टी के ऊपर डिपेंड करेगा 100%। लेकिन अब इसके आसपास अगर मान लो कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है तो दूसरे ऑब्जेक्ट का कुछ और टेम्परेचर टी डैश होगा, बड़ी अच्छी बात है, होता रहे, बट यू कैन इजीली सी कि रेडिएशन तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि ये बॉडी इसको एनर्जी दे रही है और फिर उसको ये यहां से निकाल के वापस भेज रहा है, इट्स नॉट लाइक दैट। वो तो अगर दूसरे की एनर्जी पड़ती है और आप उसको वापस भेज देते हो तो उसको तो हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, उसकी तो हम बात कर ही नहीं रहे यहाँ पे। तो देयरफॉर ध्यान रखना कि किसी भी ऑब्जेक्ट के खुद के टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना रेडिएशन देगा। हाँ, इनडायरेक्टली हो सकता है कि अगर आसपास दूसरी बॉडीज हो और
ये बॉडीज इसको हीट दे दें, उसकी वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ जाए तो रेडिएशन बढ़ जाएगा, दैट इज फाइन, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अदरवाइज ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर अगर आपको पता है तो उसका रेडिएशन कितना हो रहा है ये भी आप 100% निकाल सकते हो। और इसीलिए कहते हैं कि जो रेडिएशन है वो किसी भी बॉडी की खुद की प्रॉपर्टी होती है, वो उसका स्पॉन्टेनियस एनर्जी एमिशन होता है एक तरीके से। तो ये तो फंडामेंटल तरीका होता है कि रेडिएशन किस तरीके से होता है। और आगे चलते हैं। अब अगर मान लो ऐसा सिचुएशन है कि आपके पास कोई यूनिवर्स के अंदर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो बस अकेला बैठा है, उसके आसपास कोई चीज नहीं है, दूर दूर तक कोई चीज नहीं है, बस खाली कोई ऑब्जेक्ट अगर अकेला बैठा है तो वो कंटिन्यूअसली एनर्जी रेडिएट करता रहेगा, ठंडा होता जाएगा और ठंडा होता जाएगा, और जब तक 0 केल्विन में नहीं आ जाएगा तब तक वो कंटिन्यूअसली बेचारा थोड़ी थोड़ी एनर्जी रेडिएट करता रहेगा। तो देयरफॉर प्रॉब्लम ये है कि अगर मान लो यूनिवर्स के किसी भी ऐसे आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट को देखते हो तो वो तो ठंडा होता जाएगा और फाइनली एट द एंड ऑफ द डे मींस आफ्टर बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ ईयर शायद वो 0 केल्विन के बिल्कुल आसपास पहुंच जाएगा। बट प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं। अगर आप अर्थ को देखोगे फॉर एग्जांपल, तो अर्थ तो आउटर स्पेस के अंदर है, एनर्जी भी रेडिएट कर रही है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि अर्थ कंटिन्यूअसली ठंडी होती जा रही है। उल्टा ग्लोबल वार्मिंग की लोग बात करते हैं। तो अब अर्थ के केस में अगर आप देखो तो अर्थ एनर्जी रेडिएट कर रही है चारों तरफ, लेकिन एक साइड पे सन है, सन से उसको एनर्जी मिल रही है। तो ज्यादातर यूनिवर्स में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होते हैं, अपने टेम्परेचर की वजह से वो एनर्जी रेडिएट करते हैं, लेकिन उनके आसपास कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो न्यूक्लियर रिएक्शंस के थ्रू या किसी तरीके से एनर्जी जनरेट कर रही होती हैं, उनसे वो एनर्जी लेते हैं रेडिएशन के फॉर्म में और उससे उनका टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो ये ध्यान रखना कि ये खाली यूनिवर्सल लेवल पे नहीं है। अगर आप मान लो अर्थ के ऊपर भी अपने रूम में भी ऑब्जेक्ट देखोगे तो उसमें भी आपको यही सेम चीज मिलेगी कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेडिएशन की वजह से कंटिन्यूअसली एनर्जी लूज कर रहा होगा, उसके आसपास के ऑब्जेक्ट्स भी एनर्जी लूज कर रहे होंगे, लेकिन आसपास के जो ऑब्जेक्ट्स एनर्जी लूज करते हैं उसका कुछ पार्ट अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरता है, इस तरह से एनर्जी गेन होता है और अपने टेम्परेचर की वजह से एनर्जी लूज होती है, दूसरों के टेम्परेचर की वजह से एनर्जी गेन होती है, अपने टेम्परेचर की वजह से एनर्जी लूज होती है। और ये गेन और लॉस का इक्विलिब्रियम या डायनामिक इक्विलिब्रियम जनरली हर ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड रहता है। ज्यादातर जो ऑब्जेक्ट्स आपके आसपास है वो एक डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं। और इसमें हमें प्राइमरी इंटरेस्ट इस चीज में है कि इस चैप्टर में कि रेडिएशन के लॉस क्या होते हैं वो हम देखेंगे। दूसरे से जो आपको एनर्जी मिलती है उस एनर्जी को आप किस तरीके से एब्जॉर्ब करते हो या रिफ्लेक्ट करते हो वगैरह वगैरह, उसका थोड़ा सा अपन शुरू में मेंशन जरूर करेंगे। लेकिन ज्यादातर इस डायनेमिक इक्विलिब्रियम में जो ऑब्जेक्ट का रेडिएशन खुद का होगा उसको हम ज्यादातर इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। तो गिव एंड टेक दोनों है, जिसमें हमारा प्राइमरी इंटरेस्ट इस चैप्टर में टेक में रहेगा, जो रिलीज करेगा एनर्जी, जो दूसरों से रिसीव करता है उसको थोड़ा सा हम 5 मिनट देखेंगे, उसके थोड़े बहुत लॉज होते हैं, बट उसके बाद फिर हम अपने सेंट्रल टॉपिक के ऊपर बढ़ जाएंगे। तो देखो, अगर मान लो सपोज सबसे पहले इस चीज की बात करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरों से एनर्जी रिसीव किस तरीके से करता है, उसकी अगर थोड़ी सी बात करते हैं तो देखो बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर मान लो लाइट किसी भी मटेरियल ऑब्जेक्ट के ऊपर, कभी भी मैटर के ऊपर गिरती है, तो यह देखा गया है कि 3 काम हो सकते हैं। या तो लाइट उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी, या लाइट उसके आर पार निकल जाएगी, अगर थोड़ा ट्रांसपेरेंट टाइप का मटेरियल होगा तो लाइट उसके आर पार निकल जाएगी। और एक तीसरी चीज होती है, आपने देखा होगा कि हर ऑब्जेक्ट जनरली हल्का सा शाइनी सा लस्टर्स सा हल्का ऑब्जेक्ट का सरफेस होता है कई बार, तो वो ऑब्जेक्ट जनरली थोड़ी बहुत लाइट को रिफ्लेक्ट भी करते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि लाइट अगर मैटर के ऊपर गिरती है तो 3 में से एक काम कुछ ना कुछ तो 100% होगा, और या तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, या वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, या तीसरी चीज वो उसके आर पार निकल जाएगी, जिसको हम ट्रांसमिट होना बोलेंगे। और अगर मान लो सपोज आने वाला जो लाइट है, उस आने वाले लाइट की जो एनर्जी थी, लेट अस से इंसिडेंट लाइट की जो टोटल एनर्जी थी वो थी U0, और इसमें से कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट हो गई है, जितनी एनर्जी रिफ्लेक्ट हो गई है वो है UR, कुछ एब्जॉर्ब हो गई है लेट अस से UA, और कुछ ट्रांसमिट हो गई है मतलब मान लो UT। ठीक है, मान लो लेट अस से कि 100 जूल्स एनर्जी हमने डाली थी किसी के ऊपर, उसमें से लेट अस से कि 20 जूल्स रिफ्लेक्ट हो गई, 30 जूल्स एब्जॉर्ब हो गई, एंड लेट अस से 50 जूल्स आपकी उसके आर पार निकल गई, ट्रांसमिट हो गई। तो 3 बड़ी सिंपल डेफिनेशन, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन होती है। उस ऑब्जेक्ट की रिफ्लेक्टिविटी इज डिफाइंड लाइक दिस। रिफ्लेक्टिविटी को स्मॉल r से डिनोट करते हैं, और रिफ्लेक्टिविटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्टेड डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट वाज इंसिडेंट। तो जैसे अगर मान लो 20 और 100 वाला मामला था ये वाला, तो आप ये बोलोगे कि इस
डेटा के हिसाब से अगर आप देखो तो इस ऑब्जेक्ट की रिफ्लेक्टिविटी 2/10 यानी कि 1/5 हो जाएगी रिफ्लेक्टिविटी, ये बात है। इसी तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट की एक एब्जॉर्प्टिविटी भी डिफाइंड होती है। एब्जॉर्प्टिविटी को ये लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। एब्जॉर्प्टिविटी इज डिफाइंड एज एनर्जी दैट इज एब्जॉर्ब्ड डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी दैट वाज इंसिडेंट। और तीसरी चीज होती है ट्रांसमिटिविटी, दिस इज डिफाइंड एज एनर्जी ट्रांसमिटेड डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी दैट वाज इंसिडेंट। तो अगर मान लो सपोज हम अपने इस डेटा की बात करते हैं तो इस ऑब्जेक्ट की रिफ्लेक्टिविटी 0.2 हो जाएगी, एब्जॉर्प्टिविटी 0.3 हो जाएगी और ट्रांसमिटिविटी 0.5 हो जाएगी, ये बात है। तो बहुत सिंपल सी बात है। सिंपली आप कह सकते हो कि फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी दैट इज रिफ्लेक्टेड, ट्रांसमिटेड और अब्जॉर्ब, उसको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, आर से, टाउ से, अल्फा से, ये बात है। एंड ऑब्वियसली यू कैन सी कि अगर लाइट मैटर के ऊपर गिर रही है और इन तीनों में से एक चीज ही होनी है और कोई चौथी चीज हो ही नहीं सकती है, तो ऑब्वियसली इन तीनों का अगर आप सम करोगे, तो ऑब्वियसली इन तीनों का सम 1 होना चाहिए। तो वही मैंने नेक्स्ट पेज पे लिख भी दिया है। ध्यान रखना कि रिफ्लेक्टिविटी, ट्रांसमिटिविटी और एब्जॉर्प्टिविटी, इन तीनों का सम हमेशा 1 होता है। और अब जैसे अगर मान लो सपोज कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है, जैसे आप 12th में जब ऑप्टिक्स में आओगे तो ऑप्टिक्स में आपको कुछ ऐसे मिरर्स की अपन बात करेंगे जो सारी की सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। और अब अगर 100% लाइट कोई चीज रिफ्लेक्ट कर रहा है तो हम ये बोलेंगे कि उसकी रिफ्लेक्टिविटी 1 है। या अगर मान लो आपको मैं बोलता हूं कि कोई परफेक्टली ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल इनविजिबल मैन टाइप का परफेक्टली ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, तो जितनी लाइट जाएगी सब दूसरे साइड अगर निकल जाएगी तो हम बोलेंगे कि ये परफेक्टली ट्रांसपेरेंट है और उसकी ट्रांसमिटिविटी अगर आप देखोगे तो 1 हो जाएगी। तो परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट कोई होता नहीं है, लेकिन हाइपोथेटिकली अगर आप देखो तो परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, परफेक्टली ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हो गया। या इसी तरीके से अगर आप देखो तो अगर आप परफेक्टली ब्लैक मटेरियल की बात करो या परफेक्टली एब्जॉर्बिंग ऑब्जेक्ट की बात करो तो परफेक्टली एब्जॉर्बिंग ऑब्जेक्ट वो होगा जिसका अल्फा 1 हो जाएगा। और ये फिर भी काफी हद तक अचीव करना पॉसिबल होता है, बिकॉज अगर मान लो सपोज कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है, मान लो लेड होता है, लेड इज वेरी एब्जॉर्बिंग, तो लेड का अगर आप एक बड़ा सा ब्लॉक ले लेते हो मोटा सा, तो उसके ऊपर लाइट डालोगे तो ऑलमोस्ट नो लाइट इज गोइंग टू गो थ्रू इट। तो लाइट अगर उसके थ्रू नहीं जाएगी तो इसका मतलब है कि ट्रांसमिटिविटी को जीरो करना तो ज्यादा मुश्किल होता नहीं है। बहुत मोटा सा बड़ा सा ऑब्जेक्ट ले लो, ट्रांसमिटिविटी उसकी 0 हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिफ्लेक्टिविटी फिर भी थोड़ी दिक्कत करती है, बिकॉज जनरली ऑब्जेक्ट्स की कुछ ना कुछ सरफेस होती है, और सरफेस अगर आप लेट्स से ब्लैक टाइप की भी कर देते हो तो भी थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन हो जाता है। लेकिन अगर किसी तरह से आप उसको भी मिनिमाइज कर दो तो ये दोनों की वैल्यू अगर 0 टेंड कर दो तो ऑब्जेक्ट परफेक्टली ब्लैक दिखेगा आपको, और या परफेक्टली ब्लैक दिखेगा ये तो चलो नहीं बोलना चाहिए, वो जो ऑब्जेक्ट होगा उसको परफेक्टली ब्लैक बोला जाता है और उसकी एब्जॉर्प्टिविटी आपकी 1 हो जाएगी। तो ये छोटी मोटी चीजें होती हैं। और इसमें बाकी देखो परफेक्टली ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट या परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स के अजम्पशंस तो जनरली ऑप्टिक्स में काफी काम आते हैं, तो इनके बारे में डिटेल में तो आप ऑप्टिक्स में बात करोगे। यहाँ पे रेडिएशन वाला जो चैप्टर है इसमें परफेक्टली ब्लैक ऑब्जेक्ट जो होता है जिसका अल्फा 1 होता है, इस ऑब्जेक्ट की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। जैसे न्यूटन्स लॉ जब हमने देखा था वहां पे हमने माना था कि एक पॉइंट मास है, हमें पता है कि दुनिया में कोई चीज पॉइंट मास नहीं होती, बट फिर भी हाइपोथेटिकली अपन मान लेते थे, जहां पे उसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट से कुछ फर्क नहीं पड़ता था, हम ऑब्जेक्ट को पॉइंट मास मान लेते थे। आइडियल बॉडी होती थी पॉइंट मास और उसके लिए हम सारे रूल्स लिखते थे। सिमिलरली जब हम रोटेशन चैप्टर पे आए तो हमने कहा कि हम एक आइडियल ऑब्जेक्ट मान लेंगे रिजिड बॉडी। अब दुनिया की कोई भी बॉडी परफेक्टली रिजिड नहीं होती, बट फिर भी रिजिड बॉडी एक आइडियलाइज वर्जन था। या जैसे आप लेट्स से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे 12th में, तो वहां पे हम एक पॉइंट चार्ज मान लेंगे। कोई भी चार्ज एग्जैक्टली पॉइंट नहीं होता है, बट फिर भी हाइपोथेटिकली हम एक आइडियल बॉडी मान के उसके लिए लॉज बनाते हैं एंड सो ऑन। फिजिक्स में हर चैप्टर में ये चीज चलती है। तो सेम वे यहाँ पे भी, इस चैप्टर में भी रेडिएशन में जो आइडियल ऑब्जेक्ट होता है या आइडियल बॉडी होता है वो होती है ब्लैक बॉडी। और साइंटिस्ट ने जितने भी फंडामेंटल लॉज दिए हैं रेडिएशन के वो सारे के सारे ब्लैक बॉडी के लिए वैलिड होते हैं। अब आप कहोगे सर ये क्या मतलब हुआ, ब्लैक तो कोई चीज होती नहीं। इसका मतलब है कि ऐसा है कि अगर मेरे पास रेड कलर का ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए लॉज वैलिड नहीं होंगे। द आंसर इज यस, फंडामेंटली नहीं वैलिड होंगे। लेकिन फिर भी लोगों ने क्या किया है कि साइंटिस्ट ने कि ब्लैक बॉडीज के लिए कुछ लॉज बना दिए। कोई जो भी लॉज है वो किसी परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए 100% वैलिड होंगे, लेकिन जैसे जैसे उसकी ब्लैकनेस कम होती जाएगी वो लॉज थोड़े से गड़बड़ होते जाएंगे और उसमें थोड़े एडजस्टमेंट्स कर करके उन लॉज को फिट कर दिया जाता है। और ये आप देख लो साइंस में हर जगह करते हैं, चाहे वो फ्लूइड मैकेनिक्स में आइडियल फ्लूइड मान रहे हो, रिजिड बॉडी मान रहे हो, रोटेशन के अंदर हर जगह ये होता है कि कुछ
एजम्पशंस के हिसाब से चैप्टर्स बनाया जाता है और उन एजम्पशंस को मॉडिफाई कर करके फिर हम रियल लाइफ सिचुएशन में फिट करते हैं। सेम चीज आपकी यहाँ पे भी होने वाली है। तो ध्यान रखना कि रेडिएशन चैप्टर में आइडियल बॉडी होती है ब्लैक बॉडी, जिसका अल्फा 1 होता है और उसके लिए कई सारे लॉज डिफाइंड होते हैं। एंड इसी आइडियल बॉडी को थोड़ा सा हम और स्टडी करने वाले, जैसे अब मेरे लिए तो बोल देना बहुत आसान है कि आइडियल बॉडी मतलब ब्लैक बॉडी हो गई, लेकिन फिर भी साइंटिस्ट ने कहा कि भाई अगर हम सारे के सारे लॉज ब्लैक बॉडी के लिए बना रहे हैं तो कम से कम एक कोशिश तो करनी चाहिए कि यार कोई परफेक्टली ब्लैक बॉडी बन जाए। अब उसके लिए सबसे पहले तो उन्होंने रिसर्च करी कि यार कोई ऐसा पेंट बन जाए जिसको लगाने से ना चीज परफेक्टली ब्लैक हो जाए। लेकिन आप देखोगे कि हर चीज हल्की सी शाइनी ब्लैक होती है। जो चीज हल्की सी शाइनी ब्लैक होगी तो उसमें जो शाइन हल्की सी होती है वो कैसे आती है? वो शाइन आपकी रिफ्लेक्शन की वजह से आती है। तो ध्यान रखना पहली चीज कि जो डल ब्लैक चीज होगी, जैसे अगर मान लो सपोज आप लैम्प ब्लैक की बात करते हो, इट्स नाउ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड लैम्प ब्लैक इन डे टू डे लाइफ, लेकिन मान लो घर में आपने दिवाली का दिया जलाया, उसके ऊपर एक चम्मच थोड़ी देर के लिए उल्टा करके रख दो थोड़ी सी देर के लिए, तो उसके ऊपर ब्लैक ब्लैक चीज आ जाएगी, सूट टाइप का आ जाएगा। उसको अगर आप देखोगे दैट सूट इज वेरी डल ब्लैक, वो बड़ा अच्छा, उसका अल्फा लगभग 1 के आसपास होता है। लेकिन उसी की वजह लेट्स से इफ यू लुक एट योर हेयर, स्पेशली अगर आपने उसमें थोड़ा सा ऑयल लगाया है और उसके बाद आप हेयर को देखते हो तो जो बाल है वो आपको बिल्कुल ब्लैक नहीं दिखाई देंगे, वो शाइनी ब्लैक दिखाई देंगे, बिकॉज उसमें कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो वो उतना ब्लैक नहीं होगा जितना आपका लैंप ब्लैक या सूट वगैरह जो होता है वो ज्यादा ब्लैक होता है। तो देयरफॉर साइंटिस्ट ने सबसे पहले तो ये कोशिश करी कि कुछ ऐसा मटेरियल मिल जाए जिसको पेंट कर देने से ना चीज परफेक्टली ब्लैक हो जाए, बट ऐसी कोई चीज तो थी नहीं। 99%, 99.9% हो जाएगा उससे ब्लैक में भी, बट नॉट 100%। तो साइंटिस्ट ने एक बड़ा बढ़िया ऑब्जेक्ट बनाया जिसको लैब में उन्होंने टेस्ट करके देखा एंड दे सॉ दैट इट वर्क्स नियरली लाइक अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। और ठीक है, इट वर्क्स नियरली लाइक अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ठीक है, साइंटिस्ट ने एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाया विच वर्क्स नियरली लाइक अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, और इस परफेक्टली ब्लैक बॉडी को ये लोग बोलते हैं जनरली फेरीज ब्लैक बॉडी। एंड आई विल शो यू व्हाट इज फेरीज ब्लैक बॉडी, देन आई विल कम बैक टू दैट स्लाइड। देखो, फेरीज ब्लैक बॉडी इन्होंने बड़ी चालाकी से इस तरीके से बनाई थी। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक एक लेड वगैरह का एक बड़ा सा स्फीयर टाइप का लिया, उसको अंदर से हॉलो कर दिया। हॉलो करने के बाद इसमें ऐसे नीचे यहाँ पे कुछ ऐसा, ये बता दूंगा मैं कि इसका क्या यूज होता है, नॉच टाइप का जो बना रखा है। एक बेसिकली लेड या किसी भी हैवी मटेरियल का इन्होंने एक हॉलो स्फीयर टाइप का लिया। जरूरी नहीं कि आप स्फीयर लो, कोई भी ब्लॉक ले लो और उसके अंदर किसी भी शेप की कैविटी बना दो, चलेगा। हमने यहाँ पे स्फीयर बना रखा है, ज्यादातर 11th-12th लेवल की बुक्स में स्फीयर बना देते हैं, बट यू कैन मेक एनी शेप, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। और उसके बाद इन्होंने यहाँ पे एक छोटा सा होल किया। अब आप देखो कि होल का जो जरा सा एरिया है, जिसको मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ, ये जो जरा सा एरिया है, इस एरिया के ऊपर अगर आप बाहर से कहीं से भी लाइट डालोगे, जैसे मैंने ये लाइट डाली है, इतने से एरिया के ऊपर अगर कोई बाहर से लाइट गिरेगी, रिमेंबर कि आप बाहर से देख रहे हो उसको, तो अगर यहां पे आप कोई भी लाइट डालोगे तो क्या होगा, ये लाइट इसके अंदर चली जाएगी। अब जाने के बाद अगर मैंने यहाँ पे एक नॉच भी बना दिया इस तरह से, तो नॉच से टकरा के लेट अस से कि अंदर आपने बढ़िया सी लैम्प ब्लैक वगैरह की मस्त वाली कोटिंग भी कर दी है, और ये कोटिंग मान लो सपोज 99% लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है। लैम्प ब्लैक की जो कोटिंग है 99% लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है सपोज। तो अब यहां से क्या होगा कि पहली बार जब लाइट थोड़ी बहुत रिफ्लेक्ट भी होगी तो 1% मान लो रिफ्लेक्ट होगी। अब 1% रिफ्लेक्ट होकर इधर गिरेगी, यहां से अगर दोबारा रिफ्लेक्ट होगी, फिर तिबारा रिफ्लेक्ट होगी, तो यू कैन इजीली सी कि अगर 1% बची है फर्स्ट वाले रिफ्लेक्शन के बाद, तो सेकंड वाले रिफ्लेक्शन के बाद उसका भी 1% बचेगी, उसका भी 1%, मतलब कि 10⁻² हो गई ओरिजिनल की, फिर 10⁻4 हो गई। इस तरह से अगर आप देखो तो हर रिफ्लेक्शन के बाद अगर इंटेंसिटी 100 टाइम्स कम होती जाएगी। और यहां पे अगर आपने एक छोटा सा होल बनाया था, तो यू कैन इजीली सी द प्रोबेबिलिटी कि मतलब अगर मान लो सपोज 10-20 बार रिफ्लेक्ट होने के बाद भी वो वापस इस होल के ऊपर आती है, और यहां पे से मान लो सपोज 1-2 बार टकरा के निकल जाती है, ये प्रोसेस अगर मान लो सपोज 20 बार भी हुआ है, तो इंटेंसिटी 10⁻20 टाइम्स कम हो जाएगी फॉर द लाइट दैट कम्स, एंड यू कैन इजीली सी दैट 10⁻20 इज एब्सोल्युटली नथिंग। मतलब आपको बाहर से क्या दिखेगा, अंदर जो हुआ है वो ठीक है, लेकिन बाहर से आपको क्या दिखेगा, बाहर से दिखेगा कि यार मैं कभी भी ना टॉर्च जलाता हूं और इतने से एरिया के ऊपर अगर डालता हूं, ये ग्रीन वाले एरिया के ऊपर अगर गलती से लाइट पड़ जाती है, तो ऑलमोस्ट जो भी लाइट जाती है वो बाहर नहीं आती है, मतलब उसका 10⁻20 टाइम्स बाहर आता है। तो उसको तो प्रैक्टिकली डिटेक्ट करना भी लगभग इम्पॉसिबल है। तो आपको बाहर से ये दिखेगा कि यार ये जो एरिया है ना, ये खतरनाक एरिया है, इतने जरा से एरिया के ऊपर जो भी लाइट जाएगी वो वापस नहीं आएगी, ये आपको बाहर से दिखेगा। तो देयरफॉर
बाहर से देखने पे आपको क्या दिखेगा, आपको ये दिखेगा कि ये जो जरा सा एरिया है, दिस एरिया एक्ट्स लाइक अ नियरली परफेक्ट ब्लैक बॉडी या नियरली परफेक्ट ब्लैक सरफेस। आई शुड से नोट केयरफुली कि ये पूरा ऑब्जेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं है, बिकॉज यहां पे लाइट डालोगे तो ठीक है, यहां पे अगर मान लो आपने लैम्प ब्लैक लगा भी दिया तो यहां से आने वाली लाइट का 1% रिफ्लेक्ट हो जाएगा वापस, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, तो यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो जरा सा बिल्कुल एरिया है, ये इस एरिया को अगर आप देखोगे तो ये एरिया लगभग एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी की तरह काम करेगा। और लेड का हम मोटा सा ब्लॉक इसलिए लेते हैं ताकि ऐसा ना हो कि ये लाइट आपने डाली और इसका 2% इधर से निकल जाए, वो भी नहीं होना चाहिए। ट्रांसमिट तो देखो, ट्रांसमिशन रोकना बहुत आसान होता है, ट्रांसमिशन रोकने में दिक्कत नहीं होती लाइट का, दिक्कत जो मेनली होती है वो रिफ्लेक्शन रोकने में होती है। तो देयरफॉर रिफ्लेक्शन को रोकने के लिए इन्होंने ये चीज बनाई। और ये जो नॉच बनाते हैं, नाउ यू कैन इजीली सी कि नॉच बनाने की वजह अगर आपने उसको ऐसा सीधा बना दिया होता तो जो लाइट सीधी आती वो सीधी बाहर निकल जाती, वो अपने को बेसिकली नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि बेचारी जो लाइट सीधी भी आए वो भी कम से कम 10-20 बार तो घूम के जाए बाहर, तो उसको घुमाने के लिए हमने यहाँ पे नॉच बना रखा है और कोई यूज नहीं है इसका। बाकी ये जो चीज है, इस तरह का जो ऑब्जेक्ट होता है इसको ये लोग फेरीज ब्लैक बॉडी बोलते हैं। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द होल थिंग, बट ये ध्यान रखना दैट द होल थिंग इज नॉट अ ब्लैक बॉडी। ये जरा सा जो सरफेस एरिया होता है, इतना ग्रीन हल्का सा जो एरिया है, ये एरिया हल्का सा खाली एक ब्लैक सरफेस की तरह काम करता है। और बाकी परफेक्टली ब्लैक बॉडी का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में आइडियाज आने लगते हैं कि सर ब्लैक होल परफेक्टली ब्लैक होता है, ये और वो। तो देखो, जेई लेवल पे अपन नंबर 1 ब्लैक होल के अंदर बिल्कुल नहीं जाएंगे। ब्लैक होल आप स्टडी करते रहना, वंस यू गेट इनटू आईआईटीज एमआईटी आप जाओगे, आप ब्लैक होल आराम से स्टडी करना। लेकिन ब्लैक होल हमारी अभी डिस्कशन के डोमेन के बाहर है। बट हाँ, मे बी आप बोल सकते हो कि ब्लैक होल इज नियरली अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, बिकॉज लाइट उस पर डालोगे तो वो लाइट बाहर नहीं आएगी वगैरह वगैरह, तो यू कैन मे बी से दैट परहैप्स। बट अगेन, ब्लैक होल को आप ऐसा नहीं कर सकते कि चलो आज सुबह सुबह अपने को लैब जाना है और एक्सपेरिमेंट करने, तो अपन क्या करेंगे, रास्ते की दुकान में से, साइंटिफिक शॉप में से एक एक ब्लैक होल खरीद के लाएंगे और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे। ऑब्वियसली यू कांट डू दैट। तो पॉइंट ये कि ब्लैक होल अगर परफेक्टली ब्लैक है भी तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज हमें लैब में अगर एक्सपेरिमेंट्स करने हैं एज इंजीनियर्स, अगर अपने को मशीन्स बनानी है तो उसमें हम ऐसा नहीं कर सकते कि सब में एक एक ब्लैक होल लगा देंगे, दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क एब्सोल्युटली। तो ब्लैक होल है या नहीं है वो बहुत यूजलेस सा डिस्कशन है, उसमें अभी अपन नहीं जाएंगे। हमें एज एन इंजीनियर और एज अ साइंटिस्ट हमें ऐसे ऑब्जेक्ट चाहिए रहते हैं लैब में जिनको हम आराम से प्रोड्यूस कर सके, जिनको कंट्रोल कर सके, जिनको यूज कर सके। एंड ब्लैक होल डेफिनेटली डज नॉट फॉल इनटू दैट कैटेगरी, सो दैट्स मोर ऑफ अ यूजलेस डिस्कशन एट दिस स्टेज। बाकी इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट अगर आप बनाते हो तो इसमें इस सरफेस को आप बिल्कुल ब्लैक सरफेस की तरह लगभग ट्रीट कर सकते हो। और जितने भी ब्लैक बॉडी के लॉज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करने होते हैं उसके लिए वो इसी डिवाइस का यूज करके सारी चीजें वेरीफाई करते हैं। तो ये एक आइडियलाइज्ड तरीका है ब्लैक बॉडी, लगभग आइडियल ब्लैक बॉडी बनाने का। और बाकी ब्लैक बॉडी की एक दो प्रॉपर्टीज होती हैं, वो भी देख लेते हैं। देखो, परफेक्टली ब्लैक बॉडी की एक दो बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज होती है। देखो, ये तो आपको पता ही है कि डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन ये है कि अपने ऊपर आने वाली किसी भी लाइट को ये बच के नहीं जाने देगा, ये सारी की सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। ये डेफिनेशन होती है ब्लैक बॉडी की। लेकिन ध्यान से देखो कि रेडिएशन के चैप्टर में हमने शुरू से एक बात करी है कि रेडिएशन में चैप्टर में दो प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं। अगर ये ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ब्लैक बॉडी है मान लो, तो इसका जितना टेम्परेचर होगा उसके हिसाब से इसके मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होंगे और उसके हिसाब से इसका खुद का रेडिएशन डेफिनेटली निकल रहा होगा। तो खुद का रेडिएशन निकालना एक अलग बात होती है और किसी दूसरे की लाइट को रिफ्लेक्ट करके वापस भेज देना दूसरी बात होती है। तो जैसे अगर मान लो सपोज आप सन को देखोगे तो आपने बचपन से सुना होगा कि सन अपनी लाइट की वजह से दिखता है, लेकिन मून सन की रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से दिखता है। तो देयरफॉर मून अगर आप देखोगे तो मून के अंदर से जो रेडिएशन निकल रहा है वो बहुत कम होगा, वो आपको नॉर्मल ह्यूमन आई से दिखाई नहीं देगा। लेकिन सन से रिफ्लेक्ट हुई लाइट काफी ज्यादा होती है तो वो आपको आराम से दिखाई पड़ जाती है। तो देयरफॉर अगर कोई चीज परफेक्टली ब्लैक बॉडी है तो उसका मतलब है कि वो इस तरीके से लाइट वापस नहीं भेजेगी, ये बस परफेक्टली ब्लैक बॉडी करती है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि वो अपनी लाइट रेडिएट नहीं करेगी, अपनी लाइट बिल्कुल रेडिएट कर सकती है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। और इसी वजह से अगर आप देखोगे तो अगर मेरे पास मान लो कोई परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, जैसे मान लो मेरे पास आयरन का एक ब्लैक आयरन का एक पीस है मान लो, अब ठीक है परफेक्टली ब्लैक नहीं होगा, लेकिन ब्लैक आयरन का पीस रूम टेम्परेचर पे अगर आप देखोगे तो आपको काइंड ऑफ ब्लैक सा ही दिखाई देगा। बट उसी को अगर आप 1000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दो तो लोहा भी गर्म होकर लाल हो जाता है, ब्राइट हो जाता है, तप जाता है बिल्कुल। तो
आयरन, ऐसा नहीं कि अगर आपने आयरन के पीस को गर्म किया तो उसके अंदर से लाल रंग छूटने लगता है, इस वजह से वो आपको लाल दिखाई देगा। वो लाल किस वजह से दिखता है? वो लाल आपको रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से नहीं दिखता है, वो लाल आपको रेडिएटेड लाइट की वजह से दिखाई देता है। तो ध्यान रखना कि ह्यूमन आई को कोई भी चीज दिखती दो तरह की लाइट्स की वजह से, एक खुद के रेडिएशन की वजह से और दूसरे रिफ्लेक्टेड की वजह से। परफेक्टली ब्लैक होने की जो कंडीशन है वो खाली ये बोलती है कि भाई ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट करके आप तक नहीं आने देगा, लेकिन अपना रेडिएशन नहीं निकालेगा, इसकी तो कोई बात हुई नहीं थी। तो अगर एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, अब ये ध्यान से सुनना, अगर एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी है और उसके टेम्परेचर को आप 1000 2000 या तगड़ा बड़ा टेम्परेचर दे देते हो उसको, तो जरूरी नहीं है कि वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी आपको उस हाई टेम्परेचर के ऊपर ब्लैक ही दिखाई दे, वो आपको अच्छी खासी ब्राइट भी दिखाई दे सकती है। क्यों? क्योंकि वो अपनी लाइट दे रही है। वो दूसरों की लाइट जब जिस दिन रिफ्लेक्ट करने लगेगी उस दिन वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं रहेगी। लेकिन जब तक अगर वो दूसरों की लाइट परफेक्टली एब्जॉर्ब कर रही है लेकिन अपनी तरफ से लाइट दे रही है, तब वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी हो सकती है। तो ध्यान रखना कि कोई भी परफेक्टली ब्लैक बॉडी जरूरी नहीं है कि आपको हर टेम्परेचर के ऊपर ब्लैक दिखाई दे। वो आपको हो सकता है रूम टेम्परेचर पे, लोअर टेम्परेचर्स पे ब्लैक दिखाई देगी, बिकॉज रूम टेम्परेचर के आसपास वो जो लाइट निकालेगी वो आपको वैसी ज्यादा लाइट होगी नहीं, वो दिखाई नहीं देगी, तो उसका खुद का एमिशन आपको ज्यादा दिखाई नहीं देगा। और दूसरों की लाइट वो रिफ्लेक्ट कर नहीं रही है, तो ना इधर से मिला ना उधर से मिला, आपको वो ब्लैक दिखाई देगी। लेकिन कोई भी परफेक्टली ब्लैक बॉडी हायर टेम्परेचर्स के ऊपर अगर आप देखोगे तो कोई जरूरी नहीं है कि वो ब्लैक दिखाई दे। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है, वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है सन। अब आप कहोगे सन, मतलब सर क्या बोल रहे हो आप, मतलब सन को आप परफेक्टली ब्लैक बॉडी बोलना चाहते हो? यस, सन इज नियरली कंसिडर्ड टू बी अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी एंड विच कम्स एज अ बिग सरप्राइज समटाइम्स कि सर सन को आप कैसे पकड़ लिया। आप कुछ तो मतलब सोच के बोलो, सन इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन अवर सोलर सिस्टम और उसको ही आप परफेक्टली ब्लैक बॉडी बोलना चाहते हो। आप ध्यान से देखो, वो डेफिनेशन को बिल्कुल सेटिस्फाई करता है। सी सन, यू नो वेरी वेल दैट सन इज अ ह्यूज जायंट बॉल ऑफ गैस अल्टीमेटली। और गैसेस के साथ अच्छी बात है कि गैस की कोई प्रॉपर सरफेस नहीं होती है। गैस के ऊपर अगर आप लाइट डालोगे, चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि मान लो सपोज आपने एक स्पेसक्राफ्ट बनाया और स्पेसक्राफ्ट बना के मान लो सपोज आप सन के एक साइड पहुंच गए और आपके दोस्त को आपने बोला कि भाई ठीक है अब तू सन के दूसरी साइड चले जा, फिर अपन वहां से कम्युनिकेट करेंगे। तो आप मान लो पॉइंट बी के ऊपर हो, आपका दोस्त घूम के ए पे पहुंच गया और आपने उसको बोला कि भाई जब तू सन के डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो ना मेरे को टॉर्च जला के इशारा कर देना, बिकॉज सर ने तो बताया था सन इज अ बॉल ऑफ गैस, तो सन के थ्रू तो लाइट आराम से गैस के थ्रू तो पास हो जाती है। तो तू सन के जब दूसरे साइड पहुंच जाएगा तो टॉर्च जला के मेरे को इशारा कर देना, आई विल अंडरस्टैंड दैट यू हैव रीच्ड। You are already smiling because that ploy is going to fail miserably। ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि आप देख लो कि सन, ठीक है मानता हूं that sun is a ball of gas, but sun is a very 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 giant ball of gas and उसके कोर में अगर आप देखोगे तो कोर में तो क्या क्या है अपने को पता नहीं है। कोर में बहुत ज्यादा प्रेशर है, तो हो सकता है कि चीजें थोड़ी सॉलिडिफाई वगैरह भी हो गई, वी डोंट नो क्या है वहां पे। तो यहां से जो लाइट छोड़ेगा वो बंदा, मान लो आपका दोस्त कहता है ठीक है मैं ऐसे ही करूंगा, वो दूसरी साइड से जाके अगर लाइट जलाएगा भी, तो आप देखो दूसरी साइड से अगर जाके लाइट जलाएगा तो यहां पे तो कोई सन की कोई प्रॉपर सरफेस तो है नहीं, बिकॉज इट्स ऑल गैस। तो अगर सरफेस होती है तो सरफेस लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, लेकिन अगर सरफेस ही नहीं है तो रिफ्लेक्शन भी कुछ नहीं होगा, कुछ खास नहीं होगा। तो जो लाइट जलेगी यहां से वो अंदर तो चलती जाएगी, लेकिन दिक्कत ये है कि ये गैस की लेयर इतनी ज्यादा मोटी है, इसी गैस भी थोड़ी थोड़ी लाइट एब्जॉर्ब करती है, और ये गैस की लेयर अनफॉर्चुनेटली इतनी ज्यादा मोटी है कि इसके अंदर चलते 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 लाइट धीरे 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 इस गैस के अंदर एब्जॉर्ब होती जाएगी और दूसरे साइड से निकलना, तो यू कैन ऑल्सो सी कि दूसरे साइड से तो लाइट डेफिनेटली नहीं निकलेगी। और इसका मतलब है कि ट्रांसमिटिविटी जीरो है बिकॉज ऑफ द ऑब्जेक्ट बीइंग अ वेरी बिग ऑब्जेक्ट, वो तो ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर यहाँ पे सरफेस नहीं है कोई प्रॉपर तो रिफ्लेक्शन भी नहीं होगा। अब आप देख लो कि अगर रिफ्लेक्टिविटी भी जीरो है, ट्रांसमिटिविटी भी जीरो है, तो बचा क्या? बचा एब्जॉर्प्टिविटी। और इसका मतलब यह है कि एब्जॉर्प्टिविटी विल बी नियरली 1। जो लाइट आप सन के अंदर डालोगे वो लाइट ऑलमोस्ट सारी की सारी एब्जॉर्ब हो जाएगी, एट दैट एग्जैक्टली इज द डेफिनेशन ऑफ अ ब्लैक बॉडी। तो यू कैन इजीली सी कि सन को आप लगभग परफेक्टली ब्लैक बॉडी मान सकते हो, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। एंड यू कैन ऑल्सो सी कि जरूरी नहीं है कि जो ऑब्जेक्ट सारी लाइट एब्जॉर्ब करता हो अपने ऊपर गिरने वाली, वो आपको लाइट दे नहीं, वो अपने टेम्परेचर की वजह से लाइट रेडिएट कर रहा है क्योंकि उसका टेम्परेचर हाई है। लेकिन सेम सन को अगर आप लेते हो, सेम मटेरियल लेते हो सारा सन का,
और उसके टेम्परेचर को अगर आप मान लो 300 केल्विन कर देते हो, 200 केल्विन कर देते हो, ठंडा कर देते हो सन को बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे, उस समय अगर आप देखो तो वो आपको बिल्कुल डार्क बॉल ऑफ गैस दिखाई देगा। क्यों? सब कुछ सेम है, बस वो ना लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ना लाइट को आर पार जाने दे रहा है, और अगर आपने उसको ठंडा भी कर दिया तो उसका रेडिएशन भी इतना कम हो गया होगा कि वो आपको एनीवे दिखाई नहीं देगा। तो बात यह कि कई बार ऐसा होता है कि चीजें आपको अपने टेम्परेचर की वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से, रेडिएशन की वजह से ब्राइट दिखाई देती है, लेकिन वो अगर गिरने वाले सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रही है तो हम उसे परफेक्टली ब्लैक बॉडी की कैटेगरी में ही रखेंगे। तो हमने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखी है, दैट सन इज अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, और जरूरी नहीं है कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी हर टेम्परेचर पे आपको ब्लैक ही दिखाई दे। ये एक छोटी सी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और इसका रिवर्स भी है, अगर आप देखोगे तो एक रिवर्स भी होता है। दैट रिवर्स ये है कि अगर मान लो सपोज कोई बॉडी आपको ब्लैक दिखाई दे रही है तो इसका जरूरी मतलब नहीं है कि वो साइंटिफिकली भी एक ब्लैक बॉडी होगी। अब जैसे मान लो लेट्स से इफ यू लुक एट माय हेयर, दे आर नियरली ब्लैक, ठीक है, थोड़े बहुत व्हाइट होंगे बीच में, लेकिन अदरवाइज अगर आप देखो तो ह्यूमन हेयर इज नियरली ब्लैक। लेकिन अब इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि यार वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, बिकॉज आप प्लास्टिक ले लो, प्लास्टिक का अगर कोई ब्लैक पीस लेते हो तो आपको ब्लैक दिखाई देगा, लेकिन उसके ऊपर अगर आप अलग अलग वेवलेंथ्स डालोगे, अगर आप मान लो विजिबल लाइट डालोगे तो वो आपको ब्लैक है विजिबल लाइट के लिए, लेकिन अगर आप उसी के ऊपर एक्सरेज डालोगे तो आपको पता है कि एक्सरे तो बहुत बड़ी पावरफुल रेज होती है, तो एक्सरे बहुत चीजों की आर पार निकल जाती है। तो एक्सरे के लिए वही सेम ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है क्योंकि वो उसके आर पार निकल गई। एक्सरे के ऊपर भी गामा रेज होती है, उनके लिए तो और ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो बात यह है कि ब्लैक कलर की कोई चीज अगर आप लेते हो और वो ह्यूमन आई को अगर ब्लैक दिख रही है तो इसका मतलब खाली ये है कि ह्यूमन आई के लिए जो विजिबल लाइट की नैरो रेंज होती है बिल्कुल, उसको वो एब्जॉर्ब कर रहा है, ये फिर भी हम मान सकते हैं। लेकिन इंफ्रारेड हो गई, अल्ट्रावायलेट हो गई, एक्स रेज, गामा रेज, उनके लिए क्या बिहेवियर होगा नोबडी रियली नोस। तो देयरफॉर ह्यूमन आई को अगर कोई चीज ब्लैक दिखाई देती है तो बड़ी अच्छी बात है, बट उसका यह मतलब नहीं है कि वो जीरो से लेके इन्फिनिटी तक की सारी वेवलेंथ के लिए ब्लैक होगा, ये बिल्कुल जरूरी बात नहीं है। तो देयरफॉर ब्लैक बॉडी के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात हो जाती है कि लाइक समथिंग लाइक जैसे अपन बोलते हैं मजाक मजाक में कि जो दिखता है वो है नहीं और जो है वो दिखता नहीं है, समथिंग लाइक दैट कि कोई बॉडी अगर परफेक्टली ब्लैक है तो जरूरी नहीं है कि वो आपको हमेशा ब्लैक दिखे, और कोई बॉडी अगर ब्लैक दिख रही है तो जरूरी नहीं है कि वो साइंटिफिकली स्पीकिंग परफेक्टली ब्लैक बॉडी हो। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं। बट बाकी इस पूरे चैप्टर में जहां पे भी स्पेसिफिकली कुछ मेंशन नहीं होगा वहां पे अपन मान के चलेंगे दैट द ऑब्जेक्ट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। और जितने भी लॉज मैं दूंगा शुरू से वो सारे के सारे लॉज परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए वैलिड होंगे, और उसके बाद उसमें हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन वगैरह करना लास्ट में सीखेंगे जिससे वो नॉन ब्लैक बॉडी के लिए भी चलने शुरू हो जाएंगे। बट before we go on to these laws and complicated problems that are based on the laws, एक छोटा सा एग्जांपल मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको करा देता हूं so that you can feel a little more comfortable with these things। जो अभी हमने ट्रांसमिटिविटी, एब्जॉर्प्टिविटी, रिफ्लेक्टिविटी की डेफिनेशंस देखी थी, उसके ऊपर एक बेस बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो जरा वीडियो को पॉज कर दो और आगे बढ़ने से पहले इस जरा सिंपल से क्वेश्चन को आप सॉल्व करके देख लो, और सॉल्व कर लेना आप अपने हिसाब से, आंसर निकाल लेना, फिर उसके बाद आई एम ऑल्सो गोइंग टू सॉल्व ऑब्वियसली, और उसके बाद आप जरा मैच करके देख लेना कि वेदर योर सॉल्यूशन इज करेक्ट और नॉट। तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि मेरे पास एक प्लेट है और ये दिया है कि इस प्लेट की एब्जॉर्प्टिविटी है 0.4, इसकी एब्जॉर्प्टिविटी है 0.4, और इसके ऊपर मैं 100 वॉट पर मीटर स्क्वायर की लाइट डाल रहा हूं इंटेंसिटी की, और ये भी बोला है कि ये ब्राउन प्लेट तक पहुंचने से पहले ये एक दूसरी प्लेट के थ्रू होके आती है, और इस प्लेट की दूसरी प्लेट की ट्रांसमिटिविटी आपको दी है 0.8। ये सब आपको डेटा दिया है, और प्लेट का एरिया वेरिया दे दिया है कुछ तो 2 मीटर स्क्वायर एंड सो ऑन। और अब आपको ये बोलना है कि बताओ 10 मिनट में इसका कितना टेम्परेचर बढ़ जाएगा, मतलब बेसिकली ये निकालना है कि 10 मिनट के अंदर ये वाली जो प्लेट है ये कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी। तो आप देख लो कि वैसे तो हम क्या मानते हैं कि अगर 100 वॉट पर मीटर स्क्वायर की लाइट आ रही है किसी चीज पे, तो अगर कुछ भी मेंशन नहीं हो तो हम जनरली ये मान लेते हैं कि भाई जो दोगे वो सब कुछ ले लेगा, लेकिन यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली दिया है ये सब, तो इसकी वजह से आप देख लो कि अगर 100 की लाइट आएगी और ट्रांसमिटिविटी इसकी खाली 0.8 है, तो इसका मतलब है कि जो लाइट यहां से निकल के जाएगी उसकी इंटेंसिटी 0.8 टाइम्स हो जाएगी। तो यहां से जो लाइट निकलेगी इसकी इंटेंसिटी I1 अगर आप देखते हो तो ये हो जाएगी 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 100 विच इज लाइक 80 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये लाइट तो आपकी ब्राउन वाली प्लेट के ऊपर गिरेगी, और ब्राउन वाली प्लेट भी अपने को पता है कि खाली इसका 40%
यानी कि 0.4 टाइम्स एब्जॉर्ब करती है। तो इंटेंसिटी एब्जॉर्ब्ड अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगी 0.4 मल्टीप्लाइड बाय I1। नाउ दिस इज 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 80 विच इज लाइक 0.32। तो ये एब्जॉर्ब होगी लाइट कितनी, 0.32 वॉट पर मीटर स्क्वायर की एनर्जी तो इंटेंसिटी तो एब्जॉर्ब होने वाली है। और तो ये हमने सबसे पहले तो निकाल लिया कि भाई कितना अल्टीमेटली एब्जॉर्ब होने वाला है एनर्जी। और उसके बाद आप देख लो इंटेंसिटी की डेफिनेशन तो हमें पता ही है, इंटेंसिटी होती है पावर डिवाइडेड बाय एरिया। पावर अगर आप देखोगे तो पावर होती है एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, एरिया तो है ही। तो एनर्जी जो एब्जॉर्ब होगी वो हो जाएगी इंटेंसिटी इंटू एरिया इंटू टाइम, ये आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब होने वाली है। और अब आप देख लो कि इंटेंसिटी थी 0.32, प्लेट का एरिया आप देख लो, प्रॉब्लम में आपको प्लेट का एरिया दिया है 2 मीटर स्क्वायर, तो एरिया आप डाल दो 2 और टाइम इन्होंने दिया है 10 मिनट का। 10 मिनट का टाइम सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लो तो ये हो जाएगा 10 इंटू 60। ठीक है, तो ये आप देख लो कि 10 मिनट के अंदर ये प्लेट जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी वो हमने यहाँ पे लिख ली है, और ये हो जाएगी आपकी 32 इंटू 2 इंटू 6, ये आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी जूल्स में। और लास्टली इन्होंने आपको ये बोला है कि भाई इसका टेम्परेचर कितना बढ़ जाएगा, ये अपने को निकालना है। और ये भी बोल दिया है कि इधर उधर किसी तरह का लॉस वॉस नहीं होगा हीट में, तो बिकॉज यू कैन ऑब्वियसली सी कि ये प्लेट अगर एनर्जी गेन कर रही है तो ऐसा नहीं कि हमेशा चीजें एनर्जी गेन ही करती है, इधर उधर से रेडिएशन से एनर्जी लूज भी कर रहा होगा। बट इन्होंने बोला है कि चलो पहली प्रॉब्लम है उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो लास्ट में बस ये बोल रहे हैं कि भाई इसका टेम्परेचर कितना चेंज होगा, तो आप देख लो Q इक्वल टू MC डेल्टा T लगा देते हैं, इससे आपको टेम्परेचर चेंज 100% मिल जाएगा। और हीट कितनी इसने एब्जॉर्ब करी है वो हमें पता है, 32 इंटू 2 इंटू 6 इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी है। हीट कैपेसिटी M इंटू C अगर आप देखोगे तो ये आपको दिया है 2000, और चेंज इन टेम्परेचर अब आप देख लो आराम से इसका रेशियो वेशियो लेके कितने डिग्री सेल्सियस या कितने केल्विन चेंज इन टेम्परेचर आ रहा है, यू कैन इजीली कैलकुलेट दैट। तो इजी है, यू कैन इजीली सी कि यहाँ पे अभी तक जो हमने देखा है रेडिएशन में वो कुछ खास कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, आगे भी ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा। जो चैप्टर है उसकी डिफिकल्टी मीडियम लेवल की है, इट्स नॉट वेरी इजी आल्सो बट इट्स नॉट गोइंग टू बी एज डिफिकल्ट एज द कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिक्स चैप्टर्स आल्सो। तो ये छोटी सी चीज है, बट ये वाला पार्ट तो आई होप यू एग्री विद मी, ये बहुत आसान है। और ये ध्यान रखना कि रेडिएशन में ये दोनों काम चलते रहते हैं इस चैप्टर में, कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने टेम्परेचर की वजह से, ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से एनर्जी रेडिएट करता है। वो कितनी एनर्जी रेडिएट करेगा ये अभी तक हमने नहीं देखा, ये इस चैप्टर का मेन फंडा है जो अभी हम नेक्स्ट देखने वाले हैं। लेकिन हमने सबसे पहले छोटा सा सिंपल सा काम निपटा लिया है कि अगर दूसरे लोग इसके ऊपर लाइट डालेंगे तो उसका ये कितना पार्ट एब्जॉर्ब करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, ट्रांसमिट करेगा, उसका क्या हिसाब किताब बनेगा वो हमने यहां तक देख लिया। और अब इसके बाद मैं अब आपको इस चैप्टर के मेन फंडे के ऊपर लेके चलता हूं कि खुद के टेम्परेचर की वजह से जो एनर्जी का लॉस होता है जिसको हम रेडिएशन बोलते हैं वो कितना होता है, उसके रूल्स क्या होते हैं, वो सारी चीजें देखेंगे हम। वो अपना नेक्स्ट एजेंडा होगा एंड दैट विल बी द मेन एजेंडा इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। चलो भाई अब अपने मेन एजेंडा के ऊपर आते हैं। मेन एजेंडा क्या था कि अगर हमारे किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है T तो वो कितनी एनर्जी रेडिएट करेगा, इसको लोगों ने स्टडी कर रखा है, इसकी बड़ी हिस्ट्री है वैसे तो। लेकिन वैसे अगर आप देखो तो इसमें दो लोगों का नाम जनरली आता है, स्टीफन और बोल्ट्जमैन। स्टीफन ने सबसे पहले ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंटली निकाली थी, बाद में बोल्ट्जमैन वाज अ बिग टाइम मैथमेटिशियन और खूब सारी मैथमेटिक्स वगैरह लगा के उन्होंने ये चीजें मैथमेटिकली भी डिराइव करी थी। तो दोनों का नाम आता है फाइनली लॉ में। और लॉ ये है कि अगर मान लो सपोज मेरे पास है एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी और उसका टेम्परेचर है मान लो सपोज कैपिटल T। अब ध्यान रखना कि ये टेम्परेचर मैं डिग्री सेल्सियस में नहीं दे रहा हूं, ये केल्विन में दे रहा हूं। टेम्परेचर है मान लो सपोज T केल्विन। तो स्टीफन ने ये ऑब्जर्व किया कि ये ऑब्जेक्ट जो टोटल पावर रेडिएट करेगा, जो रेड कलर से मैंने दिखा रखी है, ये टोटल रेडिएटेड पावर। एक चीज तो उन्होंने सबसे पहली सिंपल सी चीज तो ये ऑब्जर्व करी कि ये टोटल पावर इसके सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो लोगों ने कहा ठीक है सर, इसमें तो कॉमन सेंस की बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बिकॉज ऑब्वियसली सरफेस एरिया ज्यादा होगा। तो याद करो हमने ये देखा था कि सरफेस के आसपास के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर से जो रेडिएशन, जो फोटोन निकलता है, वो फोटोन अल्टीमेटली सही डायरेक्शन में हो तो बाहर जाता है। तो देयरफॉर ऑब्वियसली
सरफेस एरिया ज्यादा रखोगे तो ज्यादा ज्यादा रेडिएशन होगा, दैट इज काइंड ऑफ कॉमन सेंस। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन तो स्टीफन का ये था कि रेडिएटेड पावर या पावर लॉस बाय रेडिएशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। लोगों ने कहा ठीक है भाई कॉमन सेंस है। तो फिर स्टीफन ने कहा नहीं, अब आप रुक जाओ, मैं मेन चीज अब बताता हूं। उसने कहा कि टेम्परेचर ज्यादा होगा तब भी पावर रेडिएटेड ज्यादा होगी। और इससे पहले कि लोग बोलते हैं कि हाँ जी ये भी कॉमन सेंस है, इसमें भी कौन सी बड़ी बात है, ये सेट की नहीं, मैंने एक्सपेरिमेंटली ये निकाला है कि टेम्परेचर के 4th पावर के प्रोपोर्शनल होता है पावर रेडिएटेड। अब ये इंटरेस्टिंग बात हो गई सी, ये तो कॉमन सेंस है कि ऑब्जेक्ट को गर्म करोगे तो वो ज्यादा हीट रेडिएट करेगा, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर डबल कर दोगे, तो स्टीफन ने ये कहा कि अगर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इन केल्विन अगर आप डबल कर दोगे तो रेडिएटेड पावर सिर्फ डबल नहीं होती है, रेडिएटेड पावर उसके 16 टाइम्स हो जाती है, 4th पावर के प्रोपोर्शनल होती है, विच इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट। बिकॉज कॉमन सेंस कहता है टेम्परेचर बढ़ाने से पावर रेडिएटेड बढ़ेगी। आप फर्स्ट पावर जनरली मान लेते हैं लोग वैसे तो, और जैसे इनफैक्ट न्यूटन ने भी बहुत पहले इसके एक्सपेरिमेंट्स किए थे, कुछ सोचा वोचा था, तो उसने फर्स्ट पावर के बारे में कुछ सोचा था वैसे रफली। लेकिन स्टीफन ने फाइनली कहा कि भाई सेकंड भी नहीं, थर्ड भी नहीं, ये सीधे सीधे आपकी 4th पावर होती है। और ये मेन कंट्रीब्यूशन था स्टीफन का। और अगर इन दोनों को कंबाइन कर दो तो यू कैन सी कि पावर का फॉर्मूला आ जाता है पावर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू ए इनटू टी रेज टू 4। और ये जो सिग्मा होता है ये स्टीफन के एस की वजह से सिग्मा आया है बेसिकली। और ये जो सिग्मा होता है दिस सिग्मा इज नोन एज स्टीफन्स कांस्टेंट, या आप स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी बोल सकते हो। इसकी वैल्यू होती है 5.67 इंटू 10 रेज टू -8 एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट्स अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगी वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन, ये आपकी एसआई यूनिट्स हो जाएंगी इसकी। बट ये वैल्यू है थोड़ा बहुत याद रखना, इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर। कांस्टेंट जनरली मैंने देखा है कई बार बच्चे भूल जाते हैं, बट स्टीफन्स कांस्टेंट कोई नहीं भूलता बिकॉज 5, 6, 7, 8 वेरी इजी टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर रिजल्ट। तो ये आपकी पावर रेडिएटेड का फॉर्मूला होता है। नाउ यू माइट आल्सो से कि सर मटेरियल का भी तो कुछ होगा, मटेरियल पे भी तो डिपेंड करेगा। आप ध्यान से देखो कि मटेरियल को तो मैंने ऑलरेडी आइडियलाइज कर दिया है ना। अब रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी में टॉर्क ज्यादा लगाओगे तो अल्फा ज्यादा आएगा। मटेरियल का कोई यूज थोड़ी होता था, बिकॉज हमने ऑलरेडी एज्यूम कर लिया था कि एक आइडियल बॉडी है और उसको रिजिड बॉडी बोलते थे। तो यहाँ पे भी ये आपके लिक्विड फ्लो में भी अगर आप देखो तो मटेरियल की डेंसिटी वगैरह यूज होगी, बट मटेरियल की और कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं होगी, बिकॉज हमने आइडियल फ्लूइड मान लिया था। जहां आइडियल फ्लूइड नहीं था वहां पे उसकी विस्कोसिटी आती थी, फिर वो अलग अलग मटेरियल्स के लिए अलग अलग होती थी। लेकिन जहां पे आप आइडियल मटेरियल मान लेते हो वहां पे मटेरियल का कोई चक्कर बचता ही नहीं है, तो मटेरियल का कोई कंसेप्ट है ही नहीं। ये सिग्मा भाई जो होते हैं ये अपना एक यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, और यूनिवर्सल कांस्टेंट सिग्मा इनटू एरिया इनटू टी रेज़ टू 4, दिस इज द पावर दैट इज रेडिएटेड बाय एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स ओन टेम्परेचर। और इसके ऊपर अब इन एडिशन टू दैट अगर होता है कि इसके ऊपर आप बाहर से भी लाइट डालते हो और उसका भी कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है, और यहां पे एक ऑब्जर्वर है और आपको पूछते हैं कि बताओ अब इस ऑब्जर्वर को कितनी लाइट दिखाई देगी, तो रेडिएटेड पावर भी इसकी आंखों तक आ सकती है और अगर रिफ्लेक्टेड पावर भी आ सकती है। तो ध्यान रखना कि ये जो पावर है ये टोटल नहीं है, ये खाली कौन सी है, ये फॉर्मूला आपको बताता है कि वो अपने टेम्परेचर की वजह से कितना लाइट रेडिएट करेगा, और रिफ्लेक्शन वगैरह हो रहा है तो उसके लिए आपको उस मटेरियल की या उस सरफेस की रिफ्लेक्टिविटी पता होनी चाहिए एंड सो ऑन। वो प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, बट इस चैप्टर में एज आई ऑलरेडी सेड मेनली अपन इसकी बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट्स अपने टेम्परेचर की वजह से कितना रेडिएशन या कितनी एनर्जी रेडिएट करते हैं, और उसका बिल्कुल कोर फॉर्मूला ये है। और इसमें वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि आप डिग्री सेल्सियस डाल दो या केल्विन डाल दो तो फर्क नहीं पड़ेगा, ये डेल्टा टी नहीं है, ये टी है। तो ये ध्यान रखना दैट दिस टेम्परेचर हैज टू बी इन केल्विन। और इसका यूज करके अब हम धीरे धीरे इस पूरे के पूरे चैप्टर को बिल्ड करने वाले हैं। जैसे लेट अस स्टार्ट विद अ सिंपल एग्जांपल। जैसे आप ये देख लो, बहुत सिंपल सी चीज है, कुछ भी नहीं है, कि मान लो सपोज इन्होंने दिया है कि मेरे पास लेट अस से कि एक परफेक्टली ब्लैक स्फीयर है, रेडियस भी दे रखा है इन्होंने, और ये बोल रहे हैं कि ये कितनी एनर्जी रेडिएट करेगा 10 मिनट में अगर इसका टेम्परेचर 200 केल्विन हो। तो आप देख लो कुछ भी नहीं है। अगर मान लो सपोज मेरे पास एक स्फीयर है तो यू कैन इजीली सी कि इसका सरफेस एरिया हो जाएगा 4πr², और ये जो पावर रेडिएट करेगा ये होती है सिग्मा ए टी रेज़ टू 4। अब आप देखो कि सिग्मा हो गया 5.67 इंटू 10 रेज़ टू -8, वेरी नाइस। एरिया हो गया इसका 4πr²,
और टेम्परेचर अगर इन्होंने आपको दिया है 200 केल्विन, तो 200⁴ कर दो। दिस विल बी द पावर रेडिएटेड बाय द स्फीयर। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर आप चाहो तो इसको कैलकुलेट कर सकते हो। इनफैक्ट अच्छी बात यह है कि इन्होंने रेडियस बड़ा सिंपल सा दिया है, तो रेडियस की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, सॉल्व कर लो, वो सब तो आपका काम है, वो आप कर लेना। लेकिन यू कैन इजीली सी कि कुछ भी नहीं है, पावर आपको मिल जाएगी ऐसे। और हमें पता है कि पावर का मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, dQ/dt एक तरीके से। तो पावर होती है आपकी dQ/dt। अब इस पर्टिकुलर केस में आप देख लो कि आपको dQ/dt लिखने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज ये सब तो कांस्टेंट है राइट हैंड साइड। तो आपको फेयर में क्या लिखना होगा, फेयर में आप सिंपली लिख लो Q/T। तो जो टोटल हीट फ्लो होगी वो हो जाएगी दिस होल थिंग मल्टीप्लाइड बाय टाइम टेकन। टाइम टेकन है 10 मिनट, 10 मतलब कि मिनट मतलब कि 600 सेकेंड। तो यू कैन इजीली सी कि ये अपने टेम्परेचर की वजह से कितनी एनर्जी रेडिएट करेगा, बड़े आराम से आप निकाल सकते हो ऐसे। और एक चीज देखना कि स्टीफेंस कांस्टेंट इज अ वेरी स्मॉल कांस्टेंट, और इस वजह से पावर रेडिएटेड ऐसा नहीं होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने टेम्परेचर की वजह से जो है वो लाखों जूल की एनर्जी एकदम से रेडिएट कर देगा। ये नॉर्मल बॉडीज के लिए नहीं होता है, क्योंकि आप ये देख लो कि T⁴ इज गोइंग टू बी अ बिग नंबर, मानता हूं। T⁴ अगर आप देखोगे तो ये जनरली 100⁴ अगर आप करोगे तो 10⁸ आ जाएगा। लेकिन इस 10⁸ जैसे बड़े नंबर को बैलेंस करने के लिए 10⁻⁸ है यहाँ पे। तो कुल मिला जुला के वही आपकी नॉर्मल सी एनर्जी चीजें रेडिएट करती हैं। हाँ, ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा ले लोगे, टेम्परेचर बहुत ज्यादा ले लोगे तो अलग बात है, बट अदरवाइज जनरली पावर रेडिएटेड आपकी रीजनेबल अमाउंट में आती है, बिकॉज सिग्मा इज अ स्मॉल कांस्टेंट। तो ये देख लो कि ये बड़े आराम से अपन बोल सकते हैं कि ये स्फीयर कितनी एनर्जी रेडिएट करेगा, ये हम निकाल सकते हैं। अब इसके बाद अगर मान लो ये जो स्फीयर है इसको आपने अपने किसी रूम में शोपीस के फॉर्म में आपने इसको सस्पेंड कर रखा था, तो आपको पता है कि रूम के अंदर जो चीज होती है धीरे 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 उसका टेम्परेचर सेटल होकर रूम टेम्परेचर के बराबर ही हो जाता है। तो अगर ये स्फीयर आपके रूम में था और ये मान लो 200 केल्विन के ऊपर था लेट अस से, तो ये अगर 200 केल्विन मेंटेन कर रहा है तो इसका मतलब है कि जितनी एनर्जी ये रेडिएट कर रहा होगा उतनी एनर्जी इसको आसपास से मिल भी रही होगी, तब जाके इसका टेम्परेचर मेंटेन होगा। लेकिन अगर आप इसे आइसोलेट कर देते हो, यूनिवर्स में ले जाके दूर कहीं आइसोलेट कर देते हो कि बस ये खाली एनर्जी देता रहे, इसको अगर कहीं से मिलती नहीं एनर्जी, तो भी अपने टेम्परेचर की वजह से एनर्जी रेडिएट करना कोई बंद नहीं करता है। बस ये होता है कि उसका टेम्परेचर कम होता जाता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा उस हिसाब से रेडिएशन कम होता जाएगा। और बट फिर भी ऑब्जेक्ट इंडेफिनेटली ठंडा होता जाएगा इफ यू डोंट गिव इट बैक द एनर्जी। ये बात है। तो दिस वाज वेरी सिंपल एग्जांपल। और देखते हैं इसमें और अच्छे बड़े बड़े एग्जांपल्स भी बना सकते हैं, ज्यादा तो नहीं, छोटा सा हल्का सा बड़ा करता हूं एक एग्जांपल। आप ये वाला देख लो कि मेरे पास एक पतली सी ब्लैक प्लेट है, ब्लू बनाई है मैंने, बिकॉज ब्लैक हर जगह बना दूंगा तो स्लाइड बड़ी डल हो जाती है, तो देयरफॉर ब्लू मैंने बनाई है। बट ये सारी की सारी बॉडीज आपकी ब्लैक बॉडी है, और इसके ऊपर लाइट गिर रही है ऑफ इंटेंसिटी I0। हमें ये निकालना है कि इस प्लेट का टेम्परेचर कितना हो जाएगा इन स्टेडी स्टेट। अब देखो, पिछला वाला जो प्रॉब्लम था उसमें खाली हमने एक एस्पेक्ट देखा था कि स्फीयर एनर्जी दे कितनी रहा है, लेकिन यहां पे आप देखो कि अगर प्लेट का कुछ टेम्परेचर T है तो ये अपने रेडिएशन की वजह से दोनों साइड से एनर्जी रेडिएट करेगा और ठंडा होने की कोशिश करेगा। लेकिन जो ये एनर्जी अपने सेल्फ रेडिएशन की वजह से लूज कर रहा है, उसको हम एक साइड से लाइट डाल के रिप्लेनिश भी कर रहे हैं, उसको वापस भी कुछ एनर्जी दे रहे हैं। तो देयरफॉर थोड़े टाइम बाद अगर आप देखो एक इक्विलिब्रियम टाइप का आ जाएगा। और अगर मान लेते हैं कि इस इक्विलिब्रियम में अगर इसका टेम्परेचर है T, तो इक्विलिब्रियम तब आएगा जब ये रेडिएशन वाला पावर और यहां से एब्जॉर्ब जो हो रहा है वाला पावर, ये दोनों पावर्स इक्वल होंगे। आपको इन्होंने बोला ये कि ये परफेक्टली ब्लैक प्लेट है, तो इसका मतलब है कि जितनी लाइट इसके ऊपर गिरेगी इतने एरिया के ऊपर ये सब का सब एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अगर मान लो सपोज आप ये निकालते हो कि इसका पावर गेन कितना होगा, तो आप देखो पावर का गेन कितना होगा, जो लाइट गिरी उसने सारी की सारी एब्जॉर्ब कर ली। और लाइट गिरी कितनी, इंटेंसिटी इंटू एरिया कर दोगे तो ये पावर हो जाता है। तो पावर का गेन हो जाएगा I0 मल्टीप्लाइड बाय A, where A is the area of one side of the plate। और पावर का जो लॉस होगा वो भी लिख लेते हैं। अब ध्यान से देखो कि पावर का जो लॉस होगा वो दोनों साइड से होगा, बिकॉज दोनों साइड पे टेम्परेचर तो सेम ही है, दोनों साइड से ये टेम्परेचर की वजह से एनर्जी लूज करता रहेगा। तो पावर का जो लॉस होगा वो हो जाएगा
सिग्मा इंटू एरिया मल्टीप्लाइड बाय T⁴। मैंने थिन प्लेट बोला है। थिन प्लेट का मतलब है कि अब ये मत सोचना कि सर ये भी तो थोड़े थोड़े एरियाज है, इनसे भी तो लॉस होगा, इसीलिए बोला है कि थिन प्लेट है, और दोनों खाली लेफ्ट और राइट साइड वाले एरिया लेके 2a कर देंगे। ये पावर का लॉस होगा, ये पावर का गेन होगा। स्टेडी स्टेट या इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन होगी जहां पे ये लॉस और ये गेन दोनों बराबर हो जाते हैं, तब जाके इसका टेम्परेचर स्टेबल होने वाला है। तो आप इन दोनों को अगर इक्वेट कर दोगे तो सिग्मा इंटू 2a इंटू T⁴ विल बी इक्वल टू I0a। एरिया वेरिया कैंसिल कर दो तो आपको टेम्परेचर मिल जाएगा। इक्विलिब्रियम फाइनल टेम्परेचर जो इसका होगा वो हो जाएगा इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय 2 सिग्मा, और 1/4 पावर कर देंगे तो हमारा काम फाइनली हो जाएगा। ये बात है, ये इस ऑब्जेक्ट का फाइनल टेम्परेचर अटेन हो जाएगा। यूनिवर्स में ज्यादातर ऑब्जेक्ट इसी तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। अर्थ को अगर आप देखोगे तो वही है कि एक साइड से सनलाइट आ रही है, अर्थ अपने हर तरफ से रेडिएट कर रही है, बट लाइट सनलाइट आ रही है एक तरफ से, और जितनी पावर अर्थ एब्जॉर्ब करती है उतनी ही रेडिएटेड पावर होती है, तो अर्थ का इक्विलिब्रियम टेम्परेचर बना रहता है। और मान लो लेट अस से कि शुरू में जब अर्थ बनी थी, हो सकता है उस समय अर्थ अगर मोल्टन लावा टाइप की रही हो तो उस समय उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा। तो ज्यादा टेम्परेचर अगर अर्थ का है तो उसने शुरू में ज्यादा एनर्जी रेडिएट करी, लेकिन सन तो उतनी देगा। तो देयरफॉर अगर गेन कम था, लॉस ज्यादा था, तो उसका टेम्परेचर कूल डाउन हुआ, और कूल डाउन होते होते टी की वैल्यू कम होते 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 जब इतनी हो गई कि लॉस और गेन बराबर हो जाए, तो वहां पे मामला स्टेबल हो गया। एंड दिस हैपेंस वर्चुअली विद एवरीथिंग इन यूनिवर्स। और ये एक छोटा सा एग्जांपल था, और देखते हैं, लेट मी ट्राई टू कॉम्प्लिकेट द एग्जांपल्स फर्दर। अब इसमें मान लो सपोज पिछले क्वेश्चन में बस हल्का सा एक चेंज करता हूं, पूरा क्वेश्चन वही है, बस अब की बार मैं इसमें एक फ्लैट प्लेट की बजाय एक स्फीयर लगा देता हूं इस तरीके से, परफेक्टली ब्लैक, बाकी सब सेम है। और अब मैं पूछता हूं कि बताओ ये स्फीयर जो है इसका स्टेडी स्टेट टेम्परेचर कितना हो जाएगा सपोज। तो आप देखो कि स्फीयर अपने रेडिएशन की वजह से तो जो एनर्जी लूज करेगा उसका इस रेड वाली लाइट से तो कोई लेना देना है नहीं, वो तो अपना चलता ही रहेगा प्रोसेस। तो इसका जो पावर लॉस होगा वो आप देखो, सबसे पहले ये हो जाएगा सिग्मा इंटू एरिया मल्टीप्लाइड बाय T⁴। आप एक साइड से लाइट डालो या ना डालो, अगर इसका टेम्परेचर T है तो ये हर तरफ से यूनिफॉर्मली इतनी पावर तो लूज करेगा ही करेगा, नो डाउट अबाउट दैट। तो लॉस तो यही रहेगा, बस गेन थोड़ा सा केयरफुली लिखना है इसमें। पावर का गेन अगर आप देखोगे तो आप देखो गेन में खाली एक साइड से गेन हो रहा है। अब हमें पता है कि इंटेंसिटी होती है पावर डिवाइडेड बाय एरिया। अब आप देख लो कि एरिया आपको 4πr² तो लेना नहीं है, बिकॉज पूरे स्फीयर पे हर तरफ से तो लाइट आ नहीं रही है, लाइट तो खाली इधर से आ रही है। तो एरिया कौन सा लोगे आप देख लो, अगर आपको पावर का गेन चाहिए तो पावर का गेन इज इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया, ये हम दोनों मल्टीप्लाई करने वाले हैं। एरिया बस ध्यान रखना कि जनरली लोग इसमें अगला स्टेप क्या लेते हैं कि सर एरिया खाली अगर इधर वाला है तो ये एरिया कितना होता है 2πr²। तो क्या करते हैं कि इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय 2πr² लगा देते हैं एरिया, और इससे निकाल देते हैं पावर का गेन, विच आई थिंक यू वुड हैव ऑलरेडी गेस्ड बाय माय टोन एंड एवरीथिंग कि ये चीज ठीक नहीं है। ये वाला जो एरिया है ये एरिया लेना बिल्कुल ठीक नहीं है, बिकॉज आप याद करो कि इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या होती है। लाइट की इंटेंसिटी की डेफिनेशन होती है कि लाइट की बीम अगर जा रही है ऐसे, और आपको अगर इसकी इंटेंसिटी निकालनी है तो आप बिल्कुल ये फॉर्मूला लगाओ, इंटेंसिटी इक्वल टू पावर अपॉन एरिया। लेकिन ऐसा नहीं कि एरिया कैसे भी ले लेना होता है, एरिया हमेशा इस लाइट के परपेंडिकुलर लेना होता है। अगर मान लो इस लाइट बीम के परपेंडिकुलर अगर आप एक सेक्शन लेते हो, एक एरिया लेते हो ए, और इसको कट करके जो पावर जाती है वो होती है पी, तब आपका जो इंटेंसिटी होता है वो पावर अपॉन एरिया होता है। बिकॉज अदरवाइज अगर आप देखो तो एरिया तो आप कैसे भी ले सकते हो ना, सेम बीम के अंदर अगर आप चाहो तो एरिया ऐसे भी ले सकते हो, एरिया तो आप कितना बड़ा ले सकते हो, तो फिर तो कोई डेफिनेशन बनेगी ना, तो बनेगी नहीं। तो देयरफॉर ये ध्यान रखना कि इंटेंसिटी निकालने के लिए अगर आप ये करते हो कि पावर अपॉन एरिया करूंगा तो एरिया कौन सा लिया जाता है, लाइट बीम जाती है ऐसे तो उसके परपेंडिकुलर एक एरिया लेते हैं, दैट एरिया हैज टू बी प्लेस्ड इन डिनोमिनेटर। ऐसा कोई भी तो एरिया नहीं ले सकते हैं। तो यहां पे भी आप ध्यान से देखो कि यहां पे अगर आपको एरिया चाहिए तो एरिया कौन सा लेना होगा। एरिया आपको मैं थोड़ा सा केयरफुली लेके दिखाता हूं कि अगर यू कैन सी कि कितनी लाइट गिरेगी स्फीयर के ऊपर, यू कैन रफली सी
ये जितनी लाइट है, थोड़ा सा शेड भी कर देता हूं, इतने रीजन के अंदर से जो लाइट आ रही है, ये लाइट अपने स्फीयर के ऊपर गिरेगी। और यहां पे आप देख लो कि लाइट बीम के परपेंडिकुलर वाला एरिया होगा ये वाला एरिया, ऐसे, ठीक है, ये वाला एरिया होगा, जिसको अभी दोबारा मैं हाईलाइट कर रहा हूं। ये हेमिस्फीयर का एरिया नहीं होगा, एंड एज यू हैव गेस्ड इट राइट नाउ, एब्सोल्युटली करेक्ट, ये सर्कल का एरिया होगा, इसका प्रोजेक्शन एरिया। एक तरीके से जो हेमिस्फीयर लेते हो, हेमिस्फेरिकल सरफेस का प्रोजेक्शन एरिया अगर आप देखोगे तो वो एरिया यहाँ पे डालना होगा। तो ये एरिया की जगह आपको, ये तो मैं पूरा ऊपर वाली चीज काट ही देता हूं, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ये बात है, जनरली दिस इज लाइक कॉमन सेंस, इसमें कोई ऐसी बहुत महान बात नहीं है कि मैं इसको इतने देर तक समझाऊं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मैंने देखा है कि कभी कभी फर्स्ट गो में ये चीज क्लिक नहीं करती है कि सर 2 पाई आर स्क्वायर क्यों नहीं डाला, यहां तो आपने प्रॉपर सरफेस एरिया ले लिया था, यहाँ पे आप कुछ अलग ही बात कर रहे हो, यहाँ पे आप प्रोजेक्शन एरिया की बात कर रहे हो। लेकिन इस एक्सप्लेनेशन के बाद मोस्ट प्रोबेबली यू विल अंडरस्टैंड कि हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं ये काम। और ये इन जनरल हमेशा वैलिड रहेगा कि अगर आपके पास एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है, उसके अंदर अगर आपने कोई भी सरफेस, ऐसी अजीब सी सरफेस रख दी और आपको ये चाहिए कि ये सरफेस कितनी एनर्जी गेन करेगी, तो आप एनर्जी या पावर गेन करेगी, तो पावर गेन इज इक्वल टू इंटेंसिटी इनटू एरिया करोगे। लेकिन ध्यान रखना कि ये टोटल सरफेस एरिया नहीं लोगे, ये पूरा सरफेस एरिया बिल्कुल नहीं लोगे। आप कौन सा एरिया लोगे, ये प्रोजेक्शन एरिया जो होता है, ये प्रोजेक्शन एरिया आपको लेना होगा, और तब जाके आपको पावर का गेन मिलेगा। ये बात है, ठीक है। तो ये छोटी सी बट इंपॉर्टेंट बात है, और एक बार आप समझ जाओगे तो फिर तो प्रॉब्लम में कुछ बचा ही नहीं है। तो इसमें आप देख लो, इक्विलिब्रियम में गेन इक्वल टू लॉस हो जाता है। अब गेन इक्वल टू लॉस का मतलब है सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी रेज टू 4 इज इक्वल टू आई इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये चीज कर दो, तो टेम्परेचर आपके पास आ जाएगा आई अपॉन 4 सिग्मा होल रेज टू 1/4। ये आपके पास फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आ जाएगा अपने ऑब्जेक्ट का। और अर्थ के लिए भी अगर आप देखो तो ये कैलकुलेशंस यूज कर सकते हो कि अगर मान लो ये अर्थ होती एंड यू कैन सी दैट सन इज फार अवे फ्रॉम अर्थ, तो अर्थ के तक आते आते सन बीम, सनलाइट नियरली पैरेलल हो जाती है। तो सन की नियरली पैरेलल लाइट अगर अर्थ के ऊपर गिर रही है, अर्थ का रेडियस अगर आपको नहीं भी पता है तो फर्क नहीं पड़ता है, यू कैन इजिली सी कि बस अगर आपको ये पता है कि सनलाइट की इंटेंसिटी कितनी होती है अर्थ के आसपास, तो उसी को 4 सिग्मा से डिवाइड कर दोगे तो आपको टेम्परेचर अर्थ का मिल जाएगा वेरी वेरी अप्रोक्सीमेटली। बिकॉज ये तो हमने मान लिया था दैट कि ऑब्जेक्ट ब्लैक बॉडी, अब अर्थ इज फार फ्रॉम बीइंग अ ब्लैक बॉडी, अर्थ इज काइंड ऑफ अ ब्लू प्लैनेट एज यू कैन सी। सो अर्थ के लिए एग्जैक्टली कैलकुलेशन वैलिड नहीं होगा, लेकिन फिर भी रफली स्पीकिंग अगर आप कैलकुलेट करके देखोगे, और इनफैक्ट यू कैन डू दिस ऑन योर ओन ऑल्सो, कि गूगल से आप डेटा निकाल लो कि सनलाइट जो अर्थ तक आती है उसकी ऑन एन एवरेज इंटेंसिटी कितनी होती है। गूगल सर्च करके देखोगे तो आपको मिल जाएगी इंटेंसिटी। उस इंटेंसिटी को 4 सिग्मा से डिवाइड करो, 1/4 पावर करके देखो, आपको एग्जैक्टली अर्थ का टेम्परेचर तो नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी रफली अगर आप देखोगे तो एक प्रॉपर टेम्परेचर आपको मिल जाएगा, जो रियल लाइफ डेटा के साथ एक बहुत अच्छे अप्रोक्सीमेशन के साथ मैच होगा। ये बात है। तो ये चीजें हैं, दिस इज हाउ यू कैलकुलेट थिंग्स। और देखते हैं इसके बाद और एग्जांपल्स लेके दिखाता हूं मैं आपको, और आगे चल के देखते हैं। सॉरी, ये एग्जांपल गड़बड़ है, इसको नहीं करना है अभी। जैसे हैव अ लुक एट दिस एग्जांपल। अब इसमें मैंने क्या सिचुएशन दिखाई करी है, देखो यहां तक तो आपने देखा होगा कि अभी हमारे जो 2-3 एग्जांपल्स थे उसमें हम जनरली ये कर रहे थे कि किसी तरह से एनर्जी दे रहे थे, रेडिएशन की वजह से ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली एनर्जी लूज कर रहा था, और थर्मल इक्विलिब्रियम में दोनों गेन और लॉस हम बराबर कर रहे थे। अब यहां पे भी मैंने यही किया है कि मान लो अब की बार मैं लाइट दे के किसी चीज को हीट नहीं कर रहा हूं, मैंने उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक हीटर लगा दिया, विच इज अ मच मोर कन्वीनियंट वे। हॉलोस्फीयर था मेरे पास, हॉलोस्फीयर का आउटर रेडियस जो है, ये आउटर रेडियस मान लेते हैं सपोज स्मॉल आर है, ये आउटर रेडियस स्मॉल आर है, और इसके अंदर मैंने एक इलेक्ट्रिकल हीटर लगा दिया है जो इसको पावर दे रहा है, और ये पावर दिया है मान लो सपोज इतना किलोवाट का पावर इसको दे रहा है। अब हमें बेसिकली ये बोला है कि इसका स्टेडी स्टेट टेम्परेचर कितना होगा, ये हमें निकालना है। जो डेटा दिया है मैं इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देता हूं, आपके कैलकुलेशंस आसान हो जाएंगे। मैंने यहाँ आपको दिया है कि रेडियस 1/π है, मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, रेडियस को मैं 1/√π कर देता हूं, कैलकुलेशंस थोड़े से और आसान हो जाएंगे। मान लो ये डेटा है। अब आप देखो
यू कैन इजीली सी कि पावर का जो लॉस होगा वो आउटर सरफेस से ही होगा, ये हो जाएगा सिग्मा इंटू 4πr² मल्टीप्लाइड बाई T⁴। और पावर का गेन इन्होंने अब की बार बोला है कि इलेक्ट्रिकल गेन है, और सन अगर आप देखोगे तो सन के लिए न्यूक्लियर एनर्जी से पावर गेन होता है और उस सारी पावर को वो रेडिएट करता रहता है। यहाँ पे जो अपना ऑब्जेक्ट है ये इलेक्ट्रिकली पावर गेन कर रहा है, और इलेक्ट्रिकल पावर गेन आपको दिया है 5.67 किलोवाट, तो किलो को भूलना नहीं है, ये आपका गेन है। और बस आप कुछ मत करो, इन दोनों को इक्वेट कर दो तो यू विल हैव 5.67 इंटू 10⁻3, 5.67 इंटू 10⁻⁻8, 4 पाई इंटू 1/पाई एंड T⁴। तो यू कैन इजिली सी कि सारा डेटा मस्त बढ़िया फिट हो जाता है, तो इनको आप कैंसिल वैंसिल कर दो, और कैंसिल करके यू कैन इजिली सी दैट T⁴ विल बी इक्वल टू 10⁻11 डिवाइडेड बाई 4। तो जो स्टेडी स्टेट टेम्परेचर होगा इसका वो हो जाएगा 10⁻11/4 होल रेज टू 1/4। ध्यान रखना नॉट डिग्री सेल्सियस, केल्विन, ये बात है। तो ज्यादातर आपके स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के ज्यादातर क्वेश्चंस इसी तरह से होते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसको कुछ ना कुछ किसी मैकेनिज्म से ये एनर्जी देते हैं, वो एनर्जी आपको लाइट के थ्रू दी जा सकती है, वो इलेक्ट्रिकल हीटिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, किसी ना किसी तरीके से किसी ऑब्जेक्ट को एनर्जी दी जाती है और रेडिएशन की वजह से वो एनर्जी लूज करता रहता है, और स्टेडी स्टेट में इन दोनों को इक्वेट करके फिर आपको जो कैलकुलेशंस करने होते हैं वो आप कर लेते हो। दिस इज जनरली द वे वी फ्रेम मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। चलो भाई, बिफोर वी गेट ऑन टू मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड मोर इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स, इसमें दो छोटी छोटी डेफिनेशंस और हैं जो देख लेंगे तो बेटर रहेगा। जैसे एक बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन होती है जिसको लोग MSA पावर बोलते हैं, कुछ भी नहीं होता। MSA पावर इज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स। सी, मान लो अगर किसी ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया है A और ये एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रेडिएशन रेडिएट कर रहा है, सपोज टोटल एनर्जी रेडिएट कर रहा है, टोटल पावर रेडिएट कर रहा है P, तो MSA पावर इज सिंपली डिफाइंड एज पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया। मतलब जितना पावर रेडिएटेड है वो लो, उसको सरफेस एरिया से डिवाइड कर दो, ये जो रेशियो होता है इस रेशियो को ये लोग कैपिटल E से डिनोट करते हैं, और इसको ये इस सरफेस की या इस ऑब्जेक्ट की एमिसिव पावर बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन होती है MSA पावर की। इट्स वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। सी, प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस MSA पावर की ये है कि MSA पावर आपको ये बताती है कि पर यूनिट एरिया कितनी ज्यादा, यू कैन से एक तरीके से ब्राइटनेस होगी। जैसे अगर आप मान लो सपोज पुराना बल्ब लेते हो, जो आजकल कम ही मिलते हैं, लेकिन पुराने जो बल्ब्स होते थे उनको अगर आप देखोगे तो ये आई थिंक यू विल एग्री विद मी कि पुराने बल्ब्स अगर आप लेते हो जो हीटिंग की इफेक्ट की वजह से लाइट देते थे, और एक ट्यूबलाइट लेते हो सिंपल सी, तो ट्यूबलाइट से डेफिनेटली रूम में ओवरऑल ज्यादा लाइट होती है बजाय पुराने बल्ब से। अगर मान लो दोनों 60 वॉट के भी है तो भी ट्यूबलाइट आपको ओवरऑल रूम के अंदर बेटर लाइटिंग देगी। तो ओवरऑल जो पावर रेडिएटेड है वो हम मानते हैं ट्यूबलाइट की ज्यादा है। लेकिन अगर एक तरफ ट्यूबलाइट जल रही है और एक तरफ वो पुराना वाला बल्ब जल रहा है, मैं आपको मान लो बोलता हूं कि अब जरा ध्यान से दोनों की तरफ देखो, तो यू कैन इजीली सी कि डायरेक्टली ट्यूबलाइट की तरफ देखना ज्यादा आसान होगा, उस बल्ब की तरफ देखना डायरेक्टली मुश्किल होगा। आंखों के ऊपर लोड ज्यादा आएगा एक तरीके से। क्यों? बिकॉज वो आपको ज्यादा ब्राइट दिखाई देगा। सी, पावर ओवरऑल ट्यूबलाइट की ज्यादा है, मान लो सपोज ओवरऑल ट्यूबलाइट की पावर उससे 2 गुना ज्यादा है, लेकिन अगर ट्यूबलाइट का सरफेस एरिया देखोगे तो सरफेस एरिया कम से कम 8-10 गुना ज्यादा होगा। तो देयरफॉर अगर पावर कंपेयर करोगे तो ट्यूबलाइट की ज्यादा है, लेकिन अगर एमिसिव पावर कंपेयर करोगे तो उस बल्ब की ज्यादा होगी, क्योंकि उसका एरिया उसके प्रोपोर्शन में और छोटा हो जाता है। तो देयरफॉर एमिसिव पावर जिसकी ज्यादा होगी वो एक तरह से पर यूनिट एरिया ज्यादा पावर रेडिएट कर रहा होगा, और उसकी वजह से अगर आप उसको देखोगे तो वो चीज आपको ज्यादा चमकदार दिखाई देगी। ये मतलब होता है, ये एक तरह से इंपॉर्टेंस होती है एमिसिव पावर की। बट बाकी कोई बहुत ज्यादा एमिसिव पावर का कोई बहुत ज्यादा बड़ी नई चीज नहीं है, बिकॉज यू कैन इजीली सी कि हम पावर का फॉर्मूला तो देख ही चुके हैं। स्टीफेंस लॉ के हिसाब से देखोगे तो सिग्मा A⁴ तो पावर होता है। अब इसको अगर एरिया से डिवाइड कर दोगे तो आप देख लो क्या हो जाता है। एमिसिव पावर का भी फॉर्मूला आ जाता है कि अगर आपके पास एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी है तो उसकी एमिसिव पावर कितनी होगी? एमिसिव पावर हो जाएगी सिग्मा इंटू T⁴। इस तरह के छोटे मोटे रिजल्ट्स आप बड़े आराम से बना सकते हो। तो एमिसिव पावर इज इजी, देयर इज नथिंग वेरी ग्रेट अबाउट एमिसिव पावर, जस्ट एक डेफिनेशन है जो आपको पता होनी चाहिए और कुछ नहीं है। और देखो,
एमिसिव पावर की तरह ही एक और चीज और होती है जिसका नाम बड़ा सिमिलर होता है बट चीज बिल्कुल अलग होती है, जिसको ये लोग बोलते हैं एमिसिविटी। अब ये एमिसिविटी का कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है इन द सेंस कि हमने देखा है कि स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ इज आइडियली वैलिड ओनली फॉर अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, लेकिन ये भी मैंने शुरू से बोला है कि भाई दुनिया में कोई भी चीज परफेक्टली ब्लैक बॉडी तो है नहीं, तो साइंटिस्ट ने कहा कि ठीक है एक ऐसा लॉ हमने बना लिया है जो ऐसी चीज के लिए वैलिड है जो दुनिया में कहीं नहीं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है इसमें थोड़ा सा ना मॉडिफिकेशन भी करेंगे, कुछ ऐसे क्लॉज बनाएंगे कि ये एक नॉर्मल बॉडी के लिए भी वैलिड होना शुरू हो जाए। तो इन्होंने और एक्सपेरिमेंट्स किए और उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व करी, इन्होंने ये देखा कि अगर मान लो सपोज मेरे पास एक नॉर्मल बॉडी है और बिल्कुल उसी शेप और साइज की एग्जैक्टली एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, बिल्कुल सेम शेप साइज की, और दोनों को अगर मान लो मैं सेम टेम्परेचर पे रख देता हूं, तो साइंटिस्ट ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज ऑब्जर्व करी। उन्होंने देखा कि ब्लैक बॉडी हमेशा ज्यादा पावर रेडिएट करती है एज कंपेयर टू अ नॉर्मल बॉडी। ये चीज उन्होंने सबसे पहली ऑब्जर्व करी एक्सपेरिमेंटली कि अगर सब कुछ सेम हो, सरफेस एरिया, टेम्परेचर, एवरीथिंग अगर सब कुछ सेम है, तो ब्लैक बॉडी हमेशा एक नॉर्मल बॉडी के कंपैरिजन में ज्यादा पावर रेडिएट करती है, एक बात। और फिर उन्होंने देखा कि इन दोनों पावर्स का जो रेशियो होता है, नॉर्मल बॉडी और ब्लैक बॉडी द्वारा एमिटेड पावर्स का जो रेशियो होता है, ये रेशियो सिर्फ इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि इस नॉर्मल बॉडी का मटेरियल या इसकी सरफेस किस तरीके की है। और इसकी सरफेस में मटेरियल खाली नहीं बोल रहा, बिकॉज अगर आप आयरन की ही दो बॉडीज लोगे और आयरन की दोनों बॉडीज में से एक को आप अच्छे से पॉलिश कर दोगे और दूसरे को ऐसे ही छोड़ दोगे, तो दोनों की सरफेस में फर्क आ जाएगा। तो इन्होंने देखा कि ये दोनों रेडिएटेड पावर्स का जो रेशियो है, ये सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये सरफेस किस तरह की है, किस मटेरियल की बनी है, कितना ज्यादा पॉलिश किया है इसको, एटसेट्रा एटसेट्रा। और इस रेशियो को इन्होंने कहा कि भाई अगर ऐसा है तो इस रेशियो को उन्होंने बोला कि इस रेशियो को हम इस सरफेस की एमिसिविटी बोलेंगे, और इस रेशियो को इस सरफेस की एमिसिविटी बोला जाता है। और एमिसिविटी को ध्यान रखना कि लेटर एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, ये ई नहीं है। कई बार बच्चों को ग्रीक लेटर्स पसंद नहीं होते तो क्या बोलते हैं कि अच्छा सर ये ई है, ई नहीं है। ई तो भाई ऐसे बनता है ना, ये ई होता है, ये ई होता है, या स्मॉल ई ऐसे होता है, तो ये ई नहीं है, ये एप्सिलॉन है। तो ये ध्यान रखना कि अगर शॉर्ट में बोलूं तो क्या बोला है मैंने कि अगर दो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं सरफेस एरिया वगैरह और टेम्परेचर के पर्सपेक्टिव से, तो और दोनों में से एक नॉर्मल बॉडी और एक ब्लैक बॉडी है, तो एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन फाउंड आउट कि नॉर्मल बॉडी हमेशा ब्लैक बॉडी से कम हीट रेडिएट करती है, और इन दोनों के रेडिएटेड पावर्स का जो रेशियो होता है, इस रेशियो को आप एमिसिविटी बोलते हो उस पर्टिकुलर सरफेस की। और ये एमिसिविटी उस सरफेस के नेचर के ऊपर डिपेंड करती है और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती है। एंड यू विल सी कि इस रूल का यूज करके अगर आप चाहो तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ को एक बहुत बड़ा अपग्रेड दे सकते हो, विंडोज के अपग्रेड से भी ज्यादा बड़ा अपग्रेड हो जाएगा। और ये अपग्रेड ये हो जाता है कि पावर एमिटेड बाय अ नॉर्मल बॉडी इज इक्वल टू एप्सिलॉन इनटू पावर रेडिएटेड बाय अ ब्लैक बॉडी। और ब्लैक बॉडी कितना पावर रेडिएटेड करती है ये तो हमें स्टीफन बोल्ट्जमैन बता के गए हैं, तो आप देख लो, बस स्टीफन बोल्ट्जमैन वाला लॉ डाल दोगे तो सिग्मा ए टी रेज़ टू 4 हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स ये जो चीज बन गई है इसको मैं बड़े अच्छे से रिस्पेक्टफुली बॉक्स कर देता हूं। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंडा, बिकॉज ये हमारे पास बॉक्स के अंदर जो रूल बन गया है, दिस रूल कैन टेल अस कि अगर हमें बस किसी भी बॉडी का एमिसिविटी अगर पता है, तो हमें एक फॉर्मूला मिल गया है कि एक नॉन ब्लैक बॉडी के लिए भी, एक जनरल ब्लैक बॉडी के लिए भी हम रेडिएटेड पावर का फॉर्मूला निकाल चुके हैं। तो जैसे अगर मान लो सपोज मेरे पास ये व्हाइट कलर का पेन है, मुझे इसकी सरफेस की एमिसिविटी बस कहीं से पता चल जाए, 0.5, 0.7, 0.2 जितनी भी होगी। ऑब्वियसली आप देख लो कि एमिसिविटी हमेशा 1 और 0 के बीच में लाई करेगी। तो अगर हमें इसकी एमिसिविटी पता चल जाए तो फिर मैं इसका टेम्परेचर 200 केल्विन हो, 400 हो, 300 हो, कुछ भी हो, हर टेम्परेचर के ऊपर मैं ये निकाल सकता हूं कि ये ऑब्जेक्ट कितना पावर रेडिएट करेगा। तो आई हैव फाइनली गॉट अ फॉर्मूला which works also for non-black bodies। ये खास बात है, ये खास बात होती है एमिसिविटी की। तो अंडरस्टैंड दैट एमिसिव पावर अलग चीज है। वापस लेके चलता हूं आपको उस पेज के ऊपर। एमिसिव पावर एक बहुत नॉर्मल सी चीज थी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी कि टोटल पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया कर दोगे, बात खत्म, कोई बड़ी चीज नहीं है इसमें। लेकिन एमिसिविटी छोटी सी चीज है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, लेकिन है बड़ी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एमिसिविटी आपको ऐसे लॉ को
मतलब ऐसा लॉ बनाने में काम में आ रही है जो आपका एक जनरल बॉडी के लिए भी वैलिड होगा। तो ये ध्यान रखना एमिसिविटी की डेफिनेशन, थोड़ी बहुत कंडीशंस ध्यान रखना, और ये भी ध्यान रखना कि अगर एक नॉन ब्लैक बॉडी होगी तो उसके लिए आपको ये रिजल्ट यूज करना होगा। और लास्टली ये तो आप ऑब्जर्व कर ही लोगे कि अगर मान लो एक ब्लैक बॉडी की एमिसिविटी होती है चाहिए तो ब्लैक बॉडी की एमिसिविटी ऑब्वियसली 1 हो जाएगी, बिकॉज अगर ये नॉर्मल बॉडी भी ब्लैक बॉडी बन जाती है तो दिस रेशियो विल ऑब्वियसली बी इक्वल टू 1। तो ध्यान रखना कि एक ब्लैक बॉडी की एमिसिविटी बाय डेफिनेशन हो जाती है 1। तो ये छोटे छोटे दो कंसेप्ट हैं, इनमें डिफरेंस भी ध्यान रखना। एमिसिव पावर अलग चीज होती है और एमिसिविटी एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट अलग चीज होती है।